फ्लूइड स्टार्ट, तो आप लोग फ्लूइड से क्या समझते हो जब आपके पास सामने बोला जाता है कि फ्लूइड, व्हाट इज फ्लूइड? कि बाहर से लगने वाले शियर फोर्स के अंदर, है ना, बाहर से लगने वाले शियर फोर्स इन्फ्लुएंस में अगर कोई चीज डिफॉर्म करे और कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होती चली जाए, उसको क्या बोलेंगे? फ्लूइड। फ्लूइड व्हिच कैन फ्लो। हाँ, व्हिच कैन फ्लो। इट इज द state of matter Which can flow. on which if we apply shear force it deforms and keeps on deforming continuously। यानी shear force लगाने पर बहना स्टार्ट करे और बहता चला जाए, है ना। ऐसा ही होता है जैसे पानी होता है, पानी पर आप shear force लगाओगे तो पानी बहना स्टार्ट करेगा और बहता चला जाएगा। गैसेस है, एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, जितने भी हाइड्रोजन है, राइट, और लिक्विड है, हनी है, लिक्विड मरकरी है, पेट्रोलियम है ना, जितने भी आपके लिक्विड आपने देखे हैं, तो ऐसी चीजें जिन पर शेयर फोर्स लगाने पर वो बहना स्टार्ट करे और बहती चली जाए, उन्हीं को बोलते हैं फ्लूइड्स। अब फ्लूइड्स की स्टडी करते हैं और पर्टिकुलरली अब हम लिक्विड्स की करेंगे ना, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स की। ज्यादातर चीजें जो यहाँ यूज होंगी वो इस चैप्टर में जो आपको फॉर्मूलाज मिलेंगे वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए लगते हैं। तो जनरली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कौन से होते हैं बच्चे? लाइक लिक्विड्स, है ना, जनरली लिक्विड्स आर कंसिडर्ड एंड इनकम्प्रेसिबल। और कंप्रेसिबल फ्लूइड्स कौन से होंगे फिर? गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं ना, जैसे आप सीएनजी की गाड़ी में कंप्रेस नेचुरल गैस भरवाते हैं, भर जाती है। एलपीजी आपके घर में यूज होती है, तो एलपीजी भी आपकी सिलेंडर में कंप्रेस फॉर्म में भरी रहती है। तो द कंप्रेसिबल फ्लूइड्स आर गैसेस। जनरली गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है और लिक्विड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, है ना। चलो ये सारी चीजें हमें समझ आ गई। अब माधव पूछ रहा है क्या बात हुई अभी तक। बेटा फ्लूइड पढ़ा रहा हूँ आपको, रिवीजन करा रहा हूँ। फ्लूइड का डेफिनेशन अभी तक बताया है कि एनीथिंग which on the application of external shear force which deforms and continuously deforms, है ना। shear force के एप्लीकेशन पर बहना स्टार्ट करे और बहता चला जाए। स्टेट ऑफ मैटर आपको समझ आया कि दो होते हैं, गैसेस एंड लिक्विड। गैसेस एंड लिक्विड मेक्स द पार्ट ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का पार्ट कौन सा है? गैसेस एंड लिक्विड। तो ये बात समझ आ गई हमें। अब यार स्क्रीन शेयर में इशू आ गया सर। स्क्रीन कैसे नहीं दिख रही? हाँ ठीक है सर, अब दिख रही है। मेरे को जगह बदलनी पड़ेगी, जगह बदलनी पड़ेगी बेटा, रुको मैं करता हूँ, 1 मिनट का टाइम दो बस। यार यहाँ पे ना थोड़ा सा इशू आ रहा है, पता नहीं क्या है, कल भी आ रहा था बट कल तो जगह बदलने से सही हो गया था। आज देखते हैं। आज मैथ वाले सर नहीं पढ़ाएंगे? सर कल केमिस्ट्री वाले में भी हो रहा था, मतलब पता नहीं यार, कल कुछ अजीब सा इशू था, ऐसा था जो मैंने आज तक नहीं देखा, मतलब मेरे को भी बहुत अजीब सा लग रहा था कल। यस सर, केमिस्ट्री की क्लास भी बहुत बफर हो रही है। कोई नहीं, आज ट्राई करेंगे सब अच्छे से हो जाए, ट्राई आवर बेस्ट। तो शायद अब नहीं आएगी दिक्कत। तो आज फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं बेटा, मैथ वाले सर नहीं आए आज। अब मैंने जगह बदल ली है, देखते हैं होपफुली अब सही चलेगा। यस चलिए, तो बेटा देखो फ्लूइड के बारे में आपको बताया मैंने कि लिक्विड्स एंड गैसेस मेक्स द फ्लूइड्स। कुछ कुछ चीजें हम पढ़ेंगे केवल कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए, कुछ कुछ पढ़ेंगे इनकम्प्रेसिबल के लिए, लेकिन ज्यादातर चीजें इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स से ही होंगी। मेरे ऑडियो में तो इशू नहीं आ रहा? नो सर। नो सर। बस बेहतरीन, फिर कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सबसे पहला होता है प्रेशर, है ना। मम्मी बोल दूंगा। हाँ, वन शॉट टाइप करेगा, पूरा पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। थ्योरी सारी पढ़ा दूंगा, क्वेश्चन जितने कवर होंगे। तो चली जाए 1 घंटे तक नीचे। अरे मम्मी ऊपर नहीं, नीचे जा, नीचे। सब लोग मम्मी पापा पे इतना ही गुस्सा करते हैं कि मैं भी करता हूँ, ठीक है। तो सब, बट क्या करें, प्यार देखो कितना होता है मम्मी पापा का ना, इतना गुस्सा करते हैं हम फिर भी वो प्यार करते रहते। कोई बात नहीं, कन्हैया की आज पोल खुल गई, पर कोई बात नहीं, म्यूट कर दिया मैंने। अब सुनो, वापिस आ जाओ। सबसे पहली चीज जो हम डिफाइन करते हैं होती है बेटा प्रेशर, ठीक है। प्रेशर को किस फॉर्म में डिफाइन किया जाता है? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, है ना। थ्रस्ट फोर्स क्या होता है? द फोर्स विच इज नॉर्मल टू द गिवन एरिया। एक गिवन एरिया होगा, उसके नॉर्मल कितना फोर्स लग रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, उसको बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। तो वो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और अगर इसको एलिमेंटल फॉर्म में डिफाइन करें, प्रेशर इज डिफाइंड एट ए पॉइंट एज नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया। किसी एक पॉइंट पर अगर प्रेशर डिफाइन करना है तो उसके आसपास एक छोटा सा एरिया ले लो, इस पॉइंट के आसपास छोटा सा एरिया ले लो। इस एरिया के डायमेंशंस क्या है? डीए, ठीक है, छोटा एरिया, एलिमेंटल एरिया। इस पर लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स,
ये फोर्स लगा, दिस फोर्स शुड बी नॉर्मल टू द एरिया, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इज डिफाइंड एज प्रेशर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो प्रेशर इज डिफाइंड एट अ पॉइंट एज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये हम सबको पता है। और जनरली मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में बात करें तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो पहला फॉर्मूला तो हमारा यही हो गया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है जी, ओके। सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट जिससे सवाल आया है, आता है और आएगा, हमेशा आता है, ठीक है, ये क्या है, प्रेशर वेरिएशन विद हाइट इन ए स्टैटिक फ्लूइड। एक रुके हुए फ्लूइड में, ठहरे हुए फ्लूइड के अंदर प्रेशर वेरिएशन हाइट के साथ कैसे होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे होगा, रो जी एच। रो जी, यस सर, कितनी डेप्थ आप जा रहे हो, आप कितनी डेप्थ पर प्रेशर ले रहे हो, तो उस डेंसिटी और डिपेंड करेगा प्रेशर। यस सर, यहाँ फोकस करो, ये आपको बीकर दिख रहा है, इस बीकर में भरा हुआ है कोई लिक्विड, पानी मान लो चाहे, हाइट है, अब इसके ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा है बच्चों, ऊपर से बाहर से कौन सा, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक, जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम पी नोट बोल देते हैं या फिर पी ए बोल देते हैं, पीए, यस सर, ए या पी नोट बोल देते हैं। यहाँ हमने पी नोट बोला हुआ है। तो ऊपर से लगने वाला प्रेशर, बाहर से लगने वाला प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक था, पी नोट। अब जैसे जैसे ये पी नोट किस पे है, इट इज ऑन द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लिक्विड, जो यस सरफेस सरफेस, सरफेस पर लग रहा है पी नोट, ठीक है। लेकिन अब डेप्थ पे जाओगे, गहराई में जाओगे, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा yes, किस हिसाब से, दैट प्रेशर इंक्रीजेस विद, देखो लीनियरली इंक्रीज करता है बेटा। एक डायग्राम छोटा सा ड्रॉ भी करके दिखाता हूँ मैं आपको ना, फिर समझ आएगा। ये प्रेशर ना लीनियरली इंक्रीज करता है विद डेप्थ। तो अगर मैं ऐसे एरोज से शो करूँ ना इसके मैग्नीट्यूड को, तो जैसे जैसे मैं डेप्थ पे जाऊंगा तो लीनियरली इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। ये येलो कलर के एरोज क्या डिफाइन कर रहे हैं, दे आर डिफाइनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर, ठीक है, किस पॉइंट पे, जिन पॉइंट्स पे आपने मेजरमेंट लिया इन पे, ठीक है। Okay, इस sir. 4 पॉइंट मैंने ड्रॉ किए, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे छोटा एरो था, यानी प्रेशर का मैग्नीट्यूड कम है, नीचे नीचे जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ रहा है। और ये बढ़ येलो रहा है, येलो कलर की लाइन जो है ना, स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन होगी तो क्या इंडिकेट कर रही है कि प्रेशर इंक्रीज लीनियरली बढ़ Yes, रहा है के साथ, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है बच्चे, फॉर्मूला इज रो जी एच, GH, ठीक है। तो देखो टोटल प्रेशर एट ए पॉइंट डिफाइन करना है, तो क्या आएगा, बाहर से लगने वाला प्रेशर पी नोट प्लस रो जी एच, कितनी डेप्थ पर आपने लिया है रीडिंग, एच इज डेप्थ, डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस। फ्री सरफेस कौन सा, ऊपर वाले सरफेस से जितना नीचे जाओगे उतना रो जी एच के हिसाब से आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो ये फॉर्मूला लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है। और अगर 2 पॉइंट ड्रॉ करें उनके बीच में डेल्टा पी निकालने को बोलो, मान लो ये मैंने बोल दिया ब्लैक कलर का पॉइंट 1 है और एक नीचे दूसरा पॉइंट 2 है, तो डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 डेल्टा पी की बात करें तो क्या आ जाएगा, डेल्टा पी विल बी रो जी एच, है ना भाई। 2 वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना है, पी नॉट प्लस रो जी एच, और पी वन पे कितना है, पी नॉट है खाली, है ना, पी नॉट प्लस रो जी एच है 2 पॉइंट नंबर 2 पे, और पॉइंट नंबर 1 पे कितना है, पी नॉट। P not तो डेल्टा पी कितना आ जाएगा, डेल्टा पी आएगा पी नॉट प्लस equal, पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस पी नॉट, तो क्या क्या बच जाएगा, डेल्टा पी विल बी रो जी एच। तो किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में अगर प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालोगे, उनके बीच के, उनके हाइट का डिफरेंस आपको खाली पता होना चाहिए, ठीक है, तो उसको रो जी से मल्टीप्लाई करो, राइट। अब इसको इस एक्सप्रेशन को देखो तुम, डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी एच, क्या अगर हम ग्रेविटी जी की वैल्यू बदल दे तो प्रेशर बदलेगा, yes sir, है ना। और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड बदल दे तो प्रेशर बदलेगा, यस सर, लाइटर फ्लूइड हो, लेस डेंसर फ्लूइड होगा तो उसमें प्रेशर वेरिएशन कम आएगा, और अगर डेंसर फ्लूइड हुआ जैसे मरकरी हो गया, मरकरी में प्रेशर वेरिएशन ज्यादा आएगा, है ना, डेंसर फ्लूइड में। और हाइट जैसे से बढ़ेगी तो लीनियरली बढ़ता जाएगा। तो आप ये दोनों फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला कंसेप्ट ये, sir done, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इतना समझ आया। अगर डाउट रहे, कुछ चीज समझ ना आए तो बच्चे पूछ लेना तुरंत, okay sir, ठीक है। सब लोग बताओ, गुड टू गो है, yes sir, clear है, थम्स अप दे दो भैया। तुम्हारी अगर आजाद मुल्क में तुम्हारी आवाज को दबा दिया गया है तो अंगूठा दिखा सकते हो, यस, हाँ, ठीक है। चलो, पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ क्या है भाई, इतना सिंपल है पास्कल्स लॉ। तुमने वो देखा है पंचर लगाने वाली
दुकान पे जाते हो तो एक यस सर। यस सर, से चलाता है सर साइकिल में भी हाइड्रोलिक जेट, तो हाइड्रोलिक जेट, साइकिल है वगैरह। ना, एक नलका जैसा चलाता है और गाड़ी ऐसे उठ जाती है, देखा है वो? अच्छा सॉरी सर, यस सर। या फिर तुमने कार वॉश पे गए हो, गाड़ी धुलवाने कभी गए हो तो गाड़ी को उस पे यस रख के सर, उठा देते हैं ऊपर, यस सर उठा देते है ना, तो वो कैसे Yes, उठता है, इसके अंदर एक क्या होता है, या फिर ऐसा देखा हो कि ट्रक जो है, कभी ट्रक पीछे वो खाली कर रहा हो मिट्टी वगैरह, तो वो ट्रक ऐसे उठ जाती है उसके पीछे वाली ट्रॉली ऐसे, है ना, उसके नीचे एक जैक लगा होता है। तो दीज आर द हाइड्रोलिक डिवाइसेस। कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं? पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ बोलता क्या है भाई? पास्कल्स लॉ बोलता है कि कोई भी कन्फाइंड जगह में, अगर किसी भी बंद जगह में आपने किसी लिक्विड को बंद कर दिया और वो स्टैटिक है, स्टैटिक लिक्विड ही है ऑलमोस्ट, या तो बिल्कुल रुका हुआ होगा है। या मूव करेगा तो बहुत कम वेलोसिटी से मूव करेगा, ज्यादा स्पीड पे नहीं जाएगा, यानी उसमें एनर्जी लॉसेस वगैरह की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर Okay, ऐसा फ्लूइड है तो उसके हर पॉइंट पर, एट एवरी पॉइंट इन दैट फ्लूइड, प्रेशर विल रिमेन सेम। प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे मान लो इस गाड़ी को उठाना था, ठीक है, अब गाड़ी को आप आमतौर पर तो उठा नहीं सकते, हाथों से तो उठा नहीं सकते, बट हम क्या करेंगे, हम यूज करते हैं एक डिवाइस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, जो काम कर रहा है पास्कल्स लॉ पे। पास्कल्स लॉ क्या बोल रहा है कि किसी भी लिक्विड में, कन्फाइंड कैविटी के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है और उसके हर पॉइंट पर प्रेशर सेम रहेगा। मान लो मैं इसमें रैंडमली बहुत सारे पॉइंट ले लूं, तो इन सभी पॉइंट्स पर क्या होगा? प्रेशर रहने वाला है सेम। प्रेशर एट एवरी पॉइंट इन ऑल द डायरेक्शंस विल बी सेम। तो अगर इसको अगर वैसे ऑल द डायरेक्शंस की बात करें तो हर पॉइंट पे, हर एक डायरेक्शन में प्रेशर क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला, ठीक है। अब पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था इस चैप्टर का, कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा फिर? फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ना, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं छोटा एरिया लूंगा, जैसे कि इस इधर ले लिया, इस पिस्टन का एरिया क्या है? छोटा है। छोटा एरिया लूंगा तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ प्रेशर, और अगर एरिया बढ़ा लेंगे तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, या फोर्स हमें ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं बोल दूं कि यार प्रेशर देखो, इस लिक्विड में हर जगह पे, हर डायरेक्शन में प्रेशर सेम है, तो अगर इस पिस्टन के नीचे प्रेशर की बात करें, पिस्टन के जस्ट नीचे प्रेशर की बात करें इधर, तो वैल्यू बोल दी पी, तो क्या राइट साइड वाले पिस्टन पे भी पी ही रहेगी वैल्यू? भाई क्या बोल रहा है आपका पास्कल? चलो यही तो बोल रहा है ना कि प्रेशर एट एवरी पॉइंट इन ऑल द डायरेक्शन सेम। तो छोटे वाले पिस्टन पे लगने वाला प्रेशर और बड़े वाले पिस्टन पे लगने वाला प्रेशर सेम रहेगा, ठीक। तो अब छोटे वाले पिस्टन का एरिया कम था, तो हमने बोला P इज इक्वल टू छोटा वाला एरिया, सॉरी, फोर्स F1 डिवाइडेड बाय एरिया A1। राइट साइड में बोला इधर P इज इक्वल टू F2 बाय A2। तो P क्योंकि दोनों केसेस में बराबर, तो यहाँ से लिख दूं F2 बाई A2, F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2। तो जो फोर्स मिलेगा हमें आउटपुट पे F2, क्या मैं F2 को ऐसे लिख दूं, F2 इज इक्वल टू A2 बाई A1 इंटू F1? यस सर। यस, देख लो एक बार इक्वेशन में, F2 इज इक्वल टू A2 बाई A1 इंटू F1। अब A2 बड़ा है कि A1 बड़ा है, ये बताओ। एरिया एट 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है? सर 2 2 बड़ा है। एरिया बड़ा है, तो क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि F2 जो होगा उसका मैग्नीट्यूड F1 से ज्यादा होगा? यस सर। क्योंकि A2 इज लार्जर देन A1, तो A2 बाई A1 की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन हो जाएगी और F1 से मल्टीप्लाई Yes, होगा sir. तो F2 ज्यादा होगा। तो अब देखो, हमने इनपुट पे फोर्स लगाया था हाथ से और आउटपुट पे फोर्स मिल गया ज्यादा, तो अब हम Yes, इन sir. एरियाज को कम ज्यादा करके क्या हम आउटपुट पे गाड़ी को उठा सकते हैं? यस बिल्कुल उठा सकते हैं। यस सर उठा सकते हैं। लेकिन इसमें कैच होगा। अब बोलोगे सर ऐसा हो तो रहा है, बट ये तो हमारा हो गया प्रेशर की वजह से, एनर्जी का क्या होगा या वर्क डन का क्या होगा? तो वो आपको मिलेगा कि पिस्टन जो है ना, वन पे पिस्टन को बहुत ज्यादा डिस्प्लेस करना पड़ेगा आपको, वन साइड में पिस्टन को बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, जब आपको छोटू सा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा 2 की साइड में। क्यों? क्योंकि फ्लूइड ना इनकम्प्रेसिबल है, अभी इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड जो है, दैट इज इनकम्प्रेसिबल, तो उसकी वॉल्यूम चेंज होगी नहीं। तो भैया क्या करना पड़ेगा, छोटे वाले पिस्टन को ज्यादा मूव करना पड़ेगा, तब बड़े वाला पिस्टन थोड़ा सा मूव करेगा, है ना। तो ये आपको बस डिफरेंस है कि मूवमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी, बट फोर्स आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा F2 पे।
तो एक रिलेशन और आता है इसका, पहला तो ये आ गया, इसको सिंपल सा लिख लो, प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट, F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2 हाइड्रोलिक लिफ्ट के लिए। और दूसरी चीज है वर्क डन, वो आपका वर्क डन के फॉर्म में लिखेंगे। वर्क डन आपने पढ़ा है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है बच्चे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इनपुट की अगर बात करें, इनपुट वर्क कितना है? F1 इंटू D1 है ना, फोर्स F1 इंटू D1। और वर्क आउटपुट पे वर्क कितना है? चलो इसको नीचे x के फॉर्म में लिखा है, तो बच्चे मैं ना d की वजह x कर देता हूँ ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो नीचे x के फॉर्म में फॉर्मूला लिखा है, तो हम डिस्प्लेसमेंट को ऐसे x ही लिख देते हैं। तो ये जो 1 की साइड में x1 डिस्प्लेसमेंट हुआ और 2 की साइड में x2, तो वर्क इनपुट जो हुआ वो W इन F1 इंटू x1, और वर्क आउटपुट क्या है? W आउट x2 इंटू, बताओ क्या है? F2 इंटू x2। ठीक है। अब देखो वर्क इनपुट किसने किया? आदमी ने किया। और वर्क आउटपुट किस पे हुआ? गाड़ी पे। ठीक है। अब मैं बोलूं कि हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है, ये डिवाइस जो है, ये जो डिवाइस है, ये 100% एफिशिएंट है। तो जो जितना वर्क इसको इनपुट में दोगे, क्या उतना आउटपुट हो जाएगा? यस सर। ठीक है। तो 100% एफिशिएंसी मानते हुए मैं लिख देता हूँ कि वर्क इनपुट इज इक्वल टू वर्क आउटपुट, F1 x1 इज इक्वल टू F2 x2। ठीक है। यहाँ पे असम्पशन क्या है? 100% एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100%। अच्छा, लॉसेस किस फॉर्म में हो सकते थे? पहले ये थोड़ा सा समझ लो, बस ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, आया तो नहीं है, बट एक ये समझो कि अगर इनपुट पे वर्क ज्यादा देना पड़ जाए और आउटपुट पे कम मिले, तो किस फॉर्म में लॉस हो सकते हैं? कौन सी ऐसी जगह है जहां लॉसेस मिल सकते हैं आपको इस डिवाइस में? दो जगह हैं। एक तो पिस्टन और जो बाहर का सिलेंडर, उसके बीच में फ्रिक्शन हो सकता है ना, इन सरफेसिस के ऊपर। देखो जो आपको साइड में इधर सरफेसिस है, इन सरफेसिस के ऊपर फ्रिक्शन मिल सकता है। यस सर। ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ। और दूसरा क्या हो सकता है कि लिक्विड में भी थोड़ी बहुत हीटिंग हो सकती है। लिक्विड जो है ना, जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, जब एक्सेस प्रेशर डालोगे तो प्रैक्टिकल केसेस में थोड़ा बहुत वो कंप्रेस होगा, तो उसकी वजह से हीटिंग हो सकती है ना। तो ये आपको ये दो रीजन है जहाँ पे आपको ऐसे इनएफिशिएंसीज मिल सकती है। बट आपका जो फॉर्म क्वेश्चन आता है वो जनरली 100% एफिशिएंसीज का ही आता है। तो वर्क इनपुट इज इक्वल टू वर्क आउटपुट। दूसरी बात ये लिख लो हाइड्रोलिक। सर जो टेम्परेचर है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर है वो प्रेशर, अभी बात बताऊंगा, पहले अभी इधर हाइड्रोलिक लिफ्ट को पढ़ो, फिर अब नेक्स्ट टॉपिक से पहले बता दो। दोनों फॉर्मूला लिख लिए? F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। यस सर, लिख लो। सर इज इक्वल टू F2/F2। सब बच्चे लिख लो, इनको क्वेश्चन करने में काम आएंगे। जितने फॉर्मूला लिखा है इतने ही है फ्लूइड के। ठीक है, चलिए ठीक है। अब बताओ क्या पूछ रहे थे? प्रेशर इज सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के? देखो आमतौर पर आप है ना, पहले तो डिपेंड करेगा कौन से फ्लूइड की बात कर रहे हो आप, और दूसरा डिपेंड करता है कि किस चीज में वो जो है ना एप्रिशिएबल चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे। आपको थोड़ा उससे बताता हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल से। टेम्परेचर और प्रेशर जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर क्या होता है? हाउ डू यू डिफाइन प्रेशर? प्रेशर को आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखते हो तो इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स कहाँ से आता है? ड्यू टू कंटिन्यूअस बोmbardment ऑफ एटम्स ऑन द सिस्टम बाउंड्री। जो आपका जिस भी लिक्विड, जैसे मान लो सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, तो क्या हो रहा है? गैस के एटम्स कंटिन्यूअसली सिलेंडर के इनर वॉल पे bombardment ऐसे कोलाइड करते रहते हैं, तो उसकी वजह से आपको प्रेशर मिलता है। ठीक है। अब ये जो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मीन जो उसका जो है क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ द जो एटम्स है वो बढ़ जाएगी, है ना? है ना, उनका वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी तो जो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ जाएगी। जल्दी कोलाइड करना स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी कोलाइड करेंगे तो फॉर ए गिवन टाइम अगर आप बैठ के वहां पे रीडिंग ले रहे हो तो आपको ऐसा फील होगा कि प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट हो रहा है, ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है आपका उधर उस पे वॉल पे। क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो आमतौर पर ऐसा ही होगा कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ओके सर। ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि कोई डायरेक्ट, मतलब आप बोलोगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर पे कोई एप्रिशिएबल चेंज नहीं आ रहा है, तो वो कौन सा केस होगा? जैसे आपने पानी रखा,
मान लो आपने भगोने में रखा पानी, ठीक है, यस सर। 5 डिग्री सेल्सियस पे था, ठंड के दिनों में हो 5 डिग्री सेल्सियस पे पानी का टेम्परेचर था, अब आपने 5 से बढ़ा दिया 40 डिग्री पे कर दिया, तो ड्यूरिंग दैट उसका कोई प्रेशर आएगा नहीं, उसमें ज्यादा प्रेशर चेंजेस आएंगे नहीं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, तो हम उस केसेस में फिर उसको लेते नहीं है ना। थोड़ा यस बहुत सर। ऑस्मोल जो उसका वो होता है ना, क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर तो चेंज होगा, लेकिन वहां पे आपको चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो इतना काफी है यस आपको बुझने के लिए। ठीक है, अब ओके एक सर। केस और आता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिक्विड अगर किसी बीकर में भरा है या किसी भी बाल्टी में मान लो पानी भर गया, ठीक है, अब तुम एक बार बाल्टी का एक कोना पकड़ के जल्दी से खींच लोगे तो क्या तुम्हें लगता है कि बाहर निकल जाएगा पानी? यस सर। Yes, sir. लगता है। Yes, sir. और अच्छे से समझो, छोड़ो, तुम्हारे घर वालों ने चाय दे दी तुम्हें, चाय, ठीक है, तुम ट्रे में रख के चाय लेके जा रहे हो, तो तुम धीरे धीरे लेके जाते हो ना उसको। यस सर। अगर यस तुम सर। तेजी से दौड़ गए तो क्या होगा, कप में से चाय गिर जाएगा, बाहर आ जाएगी। कप में से चाय बाहर आ जाएगी। बाहर। ये वही केस है, ये कप है और इसमें चाय भरी हुई है, तुमने मान लो एक्सेलरेशन किया, तुम एक्सेलरेट कर गए, भाग के दौड़ के चले गए, तो क्या होगा, ये चाय ऐसे आएगी, बाहर ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे लीनियरली धीरे धीरे बढ़ेगी, एक एंगल ऐसा बनेगा कि एंगल बिल्कुल टॉप मोस्ट जगह पे जाके सेट हो गया, और इसके बाद अगर तुमने एक्सेलरेशन किया तो बेटा फिर ऐसे हो जाएगा लिक्विड, और जो लिक्विड ऊपर आया वो बाहर गिर गया। ठीक है, तो ये कौन सा केस है, दिस इज एक्सेलरेटेड वेसल। तो ये वही है, कप और चाय का की कहानी है ये। इसके अंदर क्या होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख लो, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू a बाय g, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू a बाय g। और प्रेशर डिफरेंस कितना होता है, जैसे हमने कॉलम में डिफाइन किया कि विद इंक्रीजिंग हाइट रो gh था ना, रो इंटू जी इंटू एच, रो जी एच। क्या होगा यहाँ पे, या अगर मान लो ये l बोल दिया जाए इसको, लेंथ, लेंथ किस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, तो सर इधर रो जी एल। रो ए एल, अच्छा रो ए एल। रो ए एल। अब देखो यहाँ पे पॉइंट 1 डिफाइन कर दिया, यहाँ पे पॉइंट 2 डिफाइन कर दिया, अब P2 माइनस P1 उसकी वैल्यू होगी रो ए एल, वहां क्या था, रो जी एच, यहाँ रो ए एल, सेम ही है, रो तो रो ही है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ए वहां पे एक्सेलरेशन के लिए क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और अलोंग द एक्सेलरेशन हाइट कितनी थी, h थी, इधर क्या है, अलोंग द एक्सेलरेशन वेक्टर क्या लेंथ है, और एक्सेलरेशन a है, तो फॉर्मूला सेम ही है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें ये तो पता ही चल जाएगा ना कि प्रेशर किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, भाई जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो उससे पिछले वापस डायरेक्शन में फ्लूइड फोर्स लगाएगा ना, सूडो फोर्स लगाएगा वापस इनर्शिया की वजह से, तो दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर प्रेशर ऑन पॉइंट 2। जब कंटिन्यूसली एक्सेलरेट करते रहोगे तो ये एंगल आपका ऐसे बना रहेगा, और एंगल ऐसे बना रहेगा, तो उस केस में P2 विल बी हायर देन P1, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, रो ए एल, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो ए एल। ठीक है, तो ये याद रख लोगे। यस यस सर। Yes, sir. टेंजेंट थीटा क्या होगा, a बाय जी, तो ये दोनों चीजें लिख लो आप, ये एक्सेलरेटेड फ्लूइड है, बाकी ये पीडीएफ में मिल जाएगा, आप ये पीडीएफ में दे दूंगा आपको, 2 पेज है तो यहाँ से भी अच्छा ही रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, ओके। अगर कोई टैंक वर्टिकली एक्सेलरेट किया जाए, जैसे हम लिफ्ट के क्वेश्चन करते हैं ना मैकेनिक्स में, कि लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा है, लिफ्ट नीचे मूव कर रहा है, एपरेंट वेट कितना होगा, Yes, कितना वेट होगा, वेटलेसनेस हो जाएगी। ठीक है, तो सेम वैसा ही हो रहा है, पहले हमारा प्रेशर क्या था, रो जी एच, लेकिन अगर आपने एक्सेलरेशन ए से ऊपर मूव किया, वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहे हो, तो क्या होगा, एक सूडो फोर्स भी एक्ट करेगा ऑन द डाउनवर्ड सरफेस ऑफ द वेसल। जैसे मान लो बीकर ड्रॉ कर लिया, इसके अंदर पानी भर दिया, और अब आप क्या कर रहे हो, इस बीकर को अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हो ए की वजह से, तो ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, एक सूडो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इनर्शिया फोर्स जिसको बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इवन हायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, हायर प्रेशर आपको मिलेगा उसकी वजह से। तो पहले आपको मिल रहा था रो जी एच, अब क्या मिलेगा, रो जी एच प्लस रो ए एच, एक एक्सेलरेशन ए कंपोनेंट और ऐड हो जाएगा, या फिर जी प्लस ए क्या बोलेंगे, इसको इफेक्टिव एक्सेलरेशन बोल दो, या अपवर्ड डायरेक्शन में, और अगर डाउनवर्ड में होगा तो क्या हो जाएगा, जी माइनस ए। अगर ए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, जी माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसा हम मैकेनिक्स में करते थे, अगर किसी वेसल को आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराओगे तो जी माइनस ए आ जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल बताया जाए, मान लो तुमने पानी भर रखा है ग्लास में या मग्गे में,
ऐसे पकड़ो दोनों हाथों से और एकदम से नीचे मूव कर दो उस ग्लास को, तो क्या होगा? पानी गिर जाएगा सर सर। पानी गिर जाएगा। पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक लिमिट भी होगी ना, कि अगर यस सर। धीरे धीरे ले जा रहे हो तो आपको पता है कि एक पर्टिकुलर लेवल, एक पर्टिकुलर फोर्स के बाद ही वो पानी बाहर आएगा। धीरे धीरे ऐसे ले जा रहे हो तो नहीं आएगा। जब इफेक्टिव एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तब बाहर आ जाएगा पानी, है ना। फ्री फॉल से ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे मूव करा दो तो पानी बाहर आ जाएगा, यानी कि G+A की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव आ गई तो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम कर लेगा ये वाला पार्ट, और फिर ये नेट प्रेशर है ना वो 0 से कम हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। यस सर। तो ये वैसा केस है, ओके जी। अच्छा, और ये वाला कौन सा केस है? इसको थोड़ा फील कराने के लिए देखो एक और फील कराता हूँ। ये जो है ये कौन सा केस है? G+A वाला। आपने मान लो होली पे बलून में पानी भरा है बचपन में, गुब्बारे में, यस सर। है ना। तुमने गुब्बारे में पानी भर लिया तो और उसको पकड़ के तुमने गुब्बारे में एक साइड से पकड़ा और ऐसे ऊपर खींच दिया, तो तुम्हें ऐसा लगता है वो गुब्बारा ऐसे नीचे फूल जाता है। यस सर। यस सर। क्यों हो रहा है वो? बिकॉज देयर इज एक्स्ट्रा प्रेशर बीइंग जनरेटेड, एक एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हो रहा है आप, क्योंकि उसको ऊपर एक्सेलरेट करा रहे हो। तो नेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन G+A के बराबर हो गया। G तो ऑलरेडी अर्थ लगा रहा था, A आपने लगा दिया, यस सर। तो उसकी वजह से क्या हुआ? बलून ऐसे फूल गया नीचे या फट भी जाएगा। सर इन सम केस तो वो फट ही जाता है, हाँ, वही। हम कभी उसे उठाते हैं झटके से। तो वो इसलिए हो रहा है ना क्योंकि आप एक्सेलरेशन एक्स्ट्रा दे रहे हो तो उसमें प्रेशर एक्स्ट्रा जनरेट हो जा रहा है। तो ये दो केसेस हो गए, ठीक है बच्चे। अब एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आता है, दैट इज ये वाला, कि अगर एक बीकर है उसमें पानी भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड भरा है, उसको आप बीकर के एक्सिस पे रोटेट कराओगे, बीकर को अपने एक्सिस पे रोटेशन करा रहे हो। हाँ सर ये ऊपर टैंक वाले में अगर हमें कहेगा कि ये पानी कितना ऊपर जाएगा और इसकी हाइट एक डिफ्लेक्शन पे हाइट मांगेगा, तो फिर हाइट का कोई फॉर्मूला होगा या tan थीटा से ही निकालना पड़ेगा? इस वाले में कह रहे हो? ये जो एक्सेलरेटेड टैंक है इसमें ना, यस सर। इसमें tan थीटा से निकल जाएगा, उसमें क्या टेंशन। ठीक है भाई मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम लिमिट ये है कि आपके टॉप मोस्ट पॉइंट तक जा सकता है, उसके लिए थीटा निकाल लो, उसके बाद आ रहा है तो बाहर ही जाएगा वो पानी, tan थीटा से निकलेगा। चलो, ऐसे मतलब फॉर्मूलाज तो हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला है, tan थीटा से निकल जाएगा आपका आंसर। अब देखो एक बीकर है, बीकर को उसके एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहे हो, ठीक है। तो तुमने नोटिस किया होगा मिक्सी में मैंगो शेक बनाया है, गर्मियों में बनाया होगा, यस सर। है ना। यस सर। बनाया, ठीक है। अब सोचो कि तुम उस पर ढक्कन ना लगाओ तो क्या होगा? सर सब कुछ बाहर आ जाएगा, है ना, बाहर आ जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि सर वो रोटेट कर रहा है, तो क्योंकि लिक्विड क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, ठीक है। रोटेट कर रहा अब ये सोचो कि पहले आपने तो अंदर से घुमाया था, अब क्या कर रहे हो? उस बीकर को घुमा रहे हो, बीकर को घुमाओगे तब भी ठीक वैसा ही ऐसे लिक्विड बाहर आने की कोशिश करेगा, ठीक है। है। यस सर। लेकिन हाइट क्या होगी उस लिक्विड की? एक गिवन रेडियस r पे, गिवन रेडियस r के ऊपर हाइट कितनी होगी? फ्रॉम द सेंट्रल जो एक्सिस है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन, उससे r रेडियस दूरी पर जाकर आपने क्या लेना है? उस r रेडियस की दूरी पे जाके आपने हाइट बतानी है, ठीक है। r किधर है? r ये इधर है, पूरा वाला r। इस r रेडियस पे जाके कितने हाइट पर होगा लिक्विड? अपनी जो सेंटर में हाइट है और इस पर्टिकुलर पॉइंट है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? दैट इज ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g। अगर कंप्लीट r पे पूछे कि बिल्कुल बीकर के पेरिफेरी पे बताओ तो कैपिटल R रख दो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g। ये फॉर्मूला ही याद कर लो, इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो इस फॉर्मूला को लिखो, y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g। ये फोर्स बैलेंस से आता है फॉर्मूला, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस से फोर्स बैलेंस से फॉर्मूला आता है, तो डेरिवेशन में पढ़ने की कोई टेंशन है नहीं। तो ये फॉर्मूला लिख लो आप, ओमेगा स्क्वायर r ओके सर। g when the beaker is rotated about इसका एक्सिस विद ओमेगा वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। लिख लिया फॉर्मूला? यस सर। ठीक, सब बच्चे लिखो भाई, देखो अभी रिवीजन तुम्हारा हो रहा है, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है यार कि हल्की चीजें पानी में तैरेंगी, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसको मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे, लेकिन हल्की चीजें पानी में तैरती हैं, है ना। हल्की चीजों का मतलब क्या है? लेस डेंसर थिंग्स फ्लोट इन वाटर। अगर पानी की डेंसिटी कितनी होती है बच्चों बताओ?
सर 1 ग्राम पर ml 1 ग्राम पर ml या 1 किलोग्राम पर लीटर या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, यही सब डेंसिटीज है आपकी किसकी, पानी की। 1 ml में बात करोगे तो 1 ग्राम, 1 लीटर में बात करोगे तो 1 किलोग्राम, और 1 मीटर क्यूब में बात करोगे तो 1 टन या फिर 1000 किलोग्राम। ठीक है जी। अब इससे कम डेंसिटी का अगर कोई ऑब्जेक्ट हुआ, फॉर एग्जांपल थर्मोकोल, फॉर एग्जांपल लकड़ी, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक्स, फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो हल्की चीजें जो पानी में तैरती हैं उनकी डेंसिटी क्या होगी, पानी से कम होगी। कम होगी। ठीक है, लोहे की डेंसिटी पानी से कम होती है कि ज्यादा होती है? ज्यादा होती है सर ज्यादा होती है। जहाज लोहे का बनता है कि लकड़ी का बनता है? सर लोहे का। सर लोहे का भी बनता है ना, मेटल्स का ही बनता है आजकल। लकड़ी Yes, के sir. जमाने तो गए, लकड़ी का तो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के टाइम पे था, है ना, लकड़ी के जहाज मूवीज में दिखते हैं, खाली रियल लाइफ में Yes, sir. सारे जहाज लोहे के ही होते हैं। तो फिर वो डूबते हैं कि तैरते हैं? तैरते हैं सर तैरते हैं, बट सर उस केस में तो ओशन का जो डेंसिटी है वो ज्यादा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा। नहीं, आयरन से ज्यादा थोड़ी होगा। अच्छा। आयरन की डेंसिटी कितनी है? आयरन की डेंसिटी आपकी लगभग कितनी होती है? 7000 के आसपास होती है। ठीक है, यस सर। 5700 से 7000 ऐसे वेरी करता है अलॉय वगैरह का। मतलब मान लो कि 5 गुना सर है, वॉल्यूम। एटलीस्ट 5 गुना। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है भाई? डेंसिटी का मतलब तो मास अपॉन वॉल्यूम हो गया ना। थिकनेस। यस सर। तो अब जहाज तैरता क्यों है वो सीखेंगे, क्योंकि इफेक्टिव अगर डेंसिटी की बात करूं, मतलब वो जितना वॉल्यूम एनक्लोज कर रहा है उस पर अभी बात करते हैं कि तैरता क्यों है। बट आमतौर पर लोहे का बनता है जहाज और तैरता है। ठीक है, अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, एक अपवर्ड फोर्स लगेगा जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में रखा जाएगा। ठीक है, और वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? रो जी वी के बराबर, रो इंटू जी इंटू वी के बराबर। ठीक है बच्चे, यहाँ पे रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जिसमें रखा जाए, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी है ये। और वी क्या है बच्चे? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स लोकेशन। जैसे मान लो, जहाज को छोड़ो, तुम इमेजिन करो तुम नहाने गए हो, ठीक है, और एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, और तुम्हारे पास दूसरी चीज है मग्गा। ठीक है, अब मग्गा है खाली, तुमने क्या किया, थोड़ा सोचा कि थोड़ा शैतानी करते हैं, तो मग्गे को ऐसे पकड़ा सीधा, उसका मुंह ऊपर है, अब तुमने उसको ऐसे डुबोने की कोशिश करी, तो क्या वो डूबेगा? नो नो सर नो सर। सर वापिस आएगा? यस सर यस सर। अब तुम फील करो ये मग्गे को जब तुम पानी में डुबो रहे हो, तो वो मग्गा क्या कर रहा है, अपनी जिस जगह पे पहले पानी था उस पानी को हटा रहा है ना, ऐसे हटाता जा रहा है, और मग्गा उस जगह पे जाता जा रहा है अंदर। यस सर। तो इस मग्गे पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? जितना पानी उसने अपनी जगह से हटा दिया, जितना पानी उस मग्गे ने अपनी पहले जगह से पानी था, अब उस जगह पे मग्गा फिट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, पानी हटा रहा है अपनी जगह से, तो जितना पानी उस मग्गे ने डिस्प्लेस कर दिया, उतना ही फोर्स कितना उस पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, जी सर अब फील करो दोबारा से, मग्गा जब थोड़ा डूबा रहेगा पानी में तो कम फोर्स लगेगा, तुम उसको Yes, sir. जबरदस्ती नीचे डालते जाओगे तो फोर्स एक्स्ट्रा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर यस सर लगेगा। है ना। कोई कोई बंद बोतल है पानी की, है ना, जैसे मान लो तुमने बिस्लरी की बोतल ऐसे रिता दी, खाली कर ली तुमने, और उसमें हवा भरी है, ढक्कन बंद कर दिया, अब तुम उसको पानी में डुबोना चाह रहे हो, थोड़ी डुबोगे नहीं तो डूबेगा कम फोर्स सर। लगेगा, ज्यादा पूरी डुबोनी है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यस सर तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस ज्यादा होगा, उतना उतना थ्रस्ट फोर्स ज्यादा ज्यादा लगेगा। होगा ठीक है, कम लिक्विड डिस्प्लेस होगा, कम फोर्स लगेगा। ठीक है, यस फील करो। अब जिन बच्चों के घर के पास नदी, नहर, तालाब है, वो और बड़ी चीज फील कर लो, जैसे तुमने ये मटका रखा हुआ है मेरे पास, तो ये मटका अगर डुबोने की कोशिश करो उसमें, तो क्या होगा, और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और बहुत बड़ी अगर कोई चीज ले गए, मान लो जैसे लाइफ जैकेट हो गई, जैसे रबर की ट्यूब हो गई, है ना, जैसे, तो इनमें क्या है, ये तो डूबेंगी नहीं, तो आपको भी तरा लेंगे। रिवर में राफ्ट देखा है, ऋषिकेश गए होंगे तो रिवर राफ्ट देखा होगा आप लोगों ने। यस सर। राफ्ट में क्या होता है, राफ्ट में हवा भरी रहती है, तो वो डूबेगा ही नहीं, क्योंकि
उसमें उसको डुबोने के लिए बहुत ज्यादा वजन चाहिएगा, क्यों, उस पर लगने वाला अपथ्रस्ट फोर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब तुम्हें अपथ्रस्ट की कहानी समझ आई। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही बोलता है कि अपवर्ड फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स लगने वाला जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, रो इंटू जी इंटू बी। यहाँ पे रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज डिस्प्लेस, तो पानी अगर डिस्प्लेस हुआ है अपनी जगह से तो डेंसिटी किसकी लोगे, पानी की, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो जितना पानी अपनी जगह से हटा है तो रो जी बी। ये फॉर्मूला लिख लो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू रो जी बी। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, बोयेंट फोर्स इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू, ये लिख लो, अपथ्रस्ट फोर्स या बोयेंट फोर्स, बोयेंसी, रो इंटू जी इंटू। सर डन। डन, ठीक है। अब एक कंडीशन और इमेजिन करो बेटा, मान लो तुम्हारे पास एक वेइंग बैलेंस था, ठीक है। वेइंग बैलेंस तुमने अपनी जगह पे रखा और तुम उस पर खड़े हो गए, तो उसमें क्या रीडिंग आई, जो आपका वेट है, यस सर। ठीक है। अब तुम घुस गए पानी में, तुम घुस गए स्विमिंग पूल में, तो क्या तुमने इमेजिन किया है कि पानी में जब तुम उछलते हो तो बहुत ऊंचा उछल पाते हो? यस सर। मान लो हवा में, अभी ये बहुत बच्चों ने किया नहीं होगा, तो हवा में तुम उछलते हो, मान लो नॉर्मली जंप कर रहे हो तो तुम 1 फीट 2 फीट उछल पाए एक जगह पे खड़े खड़े, ठीक है, 1 फीट उछल गए। लेकिन अगर ऐसा ही तुमने पानी में घुस के किया तो क्या होगा, आप बहुत ऊंचा ज्यादा उछलोगे, ठीक है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि जितना बॉडी का पोर्शन आपका पानी में डूबा हुआ है उस पे कितना अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में पानी क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है। तो अगर तुम वेइंग बैलेंस को पानी के अंदर रख के तुम उस पर खड़े होगे तो रीडिंग कम आएगी कि ज्यादा आएगी? सर ज्यादा आएगी। सर कम आएगी वो। कम आएगी। सॉरी कम आएगी। कम आएगी। कम क्यों आएगी, क्योंकि तुम्हारा इफेक्टिव वेट जो है ना, उस केस में इफेक्टिव वेट वो कम हो गया है, किसके बराबर हो गया है, W0 माइनस बी। सर एक बार दोबारा बता दो। बता रहा हूँ, W0 आपका एक्चुअल वेट था और बोयेंसी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, तो वेट क्या हो जाएगा, कम। जिसको समझ नहीं आया वो ऐसे समझो कि तुम वजन नापने के वेइंग स्केल पे खड़े हो और तुम्हारा कोई दोस्त आए साइड से और तुम्हें ऐसे पकड़ के थोड़ा उठा ले, थोड़ा फोर्स तुम्हारे को ऊपर लगा दे, तो रीडिंग कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? सर कम हो कम जाएगी। हो जाएगी। तो पानी तुम्हारा वही दोस्त है जो बोयेंसी फोर्स ऊपर लगा रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल वेट माइनस बोयेंसी फोर्स क्या हो जाएगा, वो एक्चुअल वहां पे रीडिंग हो जाएगी, तो दैट इज एपरेंट। उसको क्या बोलते हैं, एपरेंट वेट। तो एपरेंट वेट मतलब प्रतीत होता हुआ वजन, जो ऐसा दिख रहा है ना, एपरेंट वेट, W एपरेंट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस बोयेंसी फोर्स, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा। चलो, इतनी बात समझ आई। लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये सबको पता है, ये हमने इसको पढ़ने की जरूरत होती ही नहीं है। ये बताओ कि अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो चीजें डूबेंगी, यस और डेंसिटी कम होगी तो चीजें फ्लोट करेगी। और डेंसिटी बराबर होगी तो चीजें सिंक। क्या करेंगी? सर वो सिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी। सिंक नहीं करेगी। अगर डेंसिटी बराबर हुई तो क्या होगा, जहां उसको छोड़ दोगे वहीं रुक जाएगी, चाहे ऊपर पकड़ के छोड़ दो, नीचे छोड़ दो, है ना। जैसे मान लो लिक्विड भरा है इसमें और डेंसिटी जो है ना, इस ऑब्जेक्ट की और लिक्विड की डेंसिटी बराबर है, तो तुमने बिल्कुल ऊपर ऐसे छोड़ा तो वहीं रुका रहेगा ये ऑब्जेक्ट, नीचे से जाके छोड़ दिया तो वहीं रुक जाएगा, क्योंकि इसमें नेट फोर्स लगने ही वाला नहीं है, डेंसिटी बराबर है, तो डेंसिटी डिफरेंस है ही नहीं, डेंसिटी डिफरेंस नहीं है। ओके सर ये तो वही बात हो गई, पानी के अंदर ही पानी डाल दिया। हाँ, पानी के अंदर ही पानी डाल दिया, समझ लो ऐसे ही है ना, तो ऐसा ही है। चलो, ओके। स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी होती है बच्चे कि विद रिस्पेक्ट टू वाटर के कंपैरिजन में कितने गुना, है ना। जैसे मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो मैंने बोला पत्थर की डेंसिटी है 7000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और पानी की कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पत्थर क्या हो जाएगी, 7000 डिवाइडेड बाय 1000, यानी 7। अगर किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी 7 है तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी कितनी है, 7 × 1000। अगर किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी 2 है तो उसकी एक्चुअल डेंसिटी कितनी है, 2000 किलोग्राम पर, ठीक है। पानी के कंपैरिजन में कितना गुना, ठीक है। तो अब रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा होगी तो चीजें डूबेंगी। भाई रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा हो गई का मतलब क्या है, पानी से ज्यादा डेंसिटी है ना,
मान लो 1 से ज्यादा क्या, मान लो किसी की 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है तो 1.2 हो जाएगी उसकी रिलेटिव डेंसिटी। तो 1 से ज्यादा का मतलब पानी से ज्यादा भारी है ये ऑब्जेक्ट, पानी से ज्यादा घना है ना, घनत्व तो इसका ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, तो ये ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम होगी तो ऑब्जेक्ट तैरेगा, और फ्लोट होगा। 1 के बराबर होगी तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जहाँ छोड़ दो। यस सर। ठीक है, तो ये उसके फॉर्म में होगा। चलिए, जो इंपॉर्टेंट है वही अब यहाँ पे मार्क करा रहा हूँ, ये बाकी एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज है, इनको याद करो तो कर लेना, नहीं तो कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। अब ये तो यहाँ तक का पार्ट था बच्चे फ्लूइड स्टैटिक्स का। यहाँ पे लिक्विड क्या था, रुका हुआ था, है ना, लिक्विड कभी मूव किया ही नहीं। बाकी हमने चीजें थोड़ी बहुत घुमाई, जैसे ऑब्जेक्ट को घुमा दिया, वेसल को एक्सेलरेट कर दिया, लेकिन लिक्विड एक्चुअल में मूव नहीं कर रहा है। तो इसके बाद अब पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होगा कि अब फ्लूइड करना शुरू करेगा मूव, फ्लूइड आप अपनी जगह से मूव करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात होती है इसमें टाइप ऑफ फ्लो वगैरह डिफाइन करते हैं, तो उनको एक बार आप बुक से देख लेना। ठीक है, या फिर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा जिसमें ये अच्छे से लिखा होगा, जो आपके मॉड्यूल है मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है, जो मॉड्यूल है ना फ्लूइड का उसमें भी अच्छे से लिखा है, तो उसको यहाँ से देख लेना। फ्लूइड के जो टाइप ऑफ फ्लो है, तो बेसिक चीजें बता देता हूँ। एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो ऐसा होगा, फील करा रहा हूँ आपको, जैसे मान लो तुमने शहद है, ठीक है, शहद भरा हुआ है किसी बोतल में, शहद को तुम ऐसे गिराते हो, तो तुम ऐसा नहीं गिरेगा कि वो तार जैसे गिर रहा है एकदम सीधा सीधा। यस सर। शहद कैसे गिरेगा, शहद की बूंदे बनेगी कि वो ऐसे ऐसे एकदम तार के जैसे गिरेगा? सर तार की जैसे। तो वो जो फ्लूइड का फ्लो है ना, वैसा आपको फील हो रहा है कि चीजें बिल्कुल स्मूथली गिर रही हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर पानी तुम टैप में हाथ धोते हो तो पानी कैसे आता है, बहुत टर्बुलेंस में आता है, टर्बुलेंस आएगा, छींटे बन जाएंगे, मिलता हुआ आएगा आपस में, तो दैट इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट। अगर कंप्रेस हो गया फ्लूइड, जैसे अगर जो है डेंसिटी चेंज हो रही है अगर लिक्विड की या फ्लूइड की, जैसे मान लो कैसे, सिलेंडर में आपका जो चूल्हा लगा हुआ है, गैस सिलेंडर का चूल्हा लगा हुआ है, तो सिलेंडर के अंदर तो डेंसिटी ज्यादा है गैस की, तभी तो लिक्विड है ना वो, कंप्रेस नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तब तुम सिलेंडर हिलाते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि उसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो गैस लिक्विड के फॉर्म में है, लेकिन बाहर निकलती है तो ड्यूरिंग द फ्लो उसकी डेंसिटी कम हो गई ना, घट गई, वो गैस के फॉर्म में आ गई। तो ड्यूरिंग द फ्लो अगर डेंसिटी चेंज हो जाए तो दैट इज कंप्रेसिबल फ्लो, और अगर डेंसिटी चेंज ना हो तो दैट इज इनकंप्रेसिबल फ्लो। ऐसे अगर विस्कोसिटी है तो विस्कस फ्लो, अगर विस्कोसिटी नहीं है तो इनविसिड फ्लो या इनविस्कस फ्लो। ऐसे बहुत सारे कैटेगराइजेशन थ्योरेटिकल आपको समझ आ जाएंगे नाम से, तो उनको देख लेना। ठीक है, सबसे पहली चीज आती है इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है, इसका दूसरा नाम भी है जो अभी लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट भी है, कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को बोलते हैं मास कंजर्वेशन इन फ्लूइड। दिस इज कॉल्ड एज मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन क्या बोलेगा बच्चों, देखो ये डायग्राम देखो, इसमें इनपुट पे वेलोसिटी v1 दिख रही है और आउटपुट पे v2 दिख रही है। ठीक है, इनपुट पे v1 वेलोसिटी a1 एरिया से एंटर किया लिक्विड, a1 एरिया से लिक्विड एंटर किया विद वेलोसिटी v1, a1 एरिया से लिक्विड एंटर किया विद वेलोसिटी v1, और a2 एरिया से एग्जिट कर गया विद वेलोसिटी v2। क्या तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि मास एंटरिंग द, ये ट्यूब जो है वेरिएबल क्रॉस सेक्शन की है, ट्यूब है, ठीक है, इधर से कम एरिया है, धीरे धीरे एरिया बढ़ गया, क्या तुम्हें लगता है कि इनपुट पे जितना मास एंटर कर रहा था क्या उतना ही एग्जिट पे आएगा? अरे हाँ या ना बोलो, आएगा? यस सर। थोड़ी हो रहा है, नहीं कंज्यूम थोड़ी हो रहा है, तो जितना एंटर करेगा उतना बाहर भी तो निकलेगा। यस सर। तो दिस इज कॉल्ड एज मास कंजर्वेशन, कि भाई जितना पानी इधर से गया, तुम खुद फील करो यार, पाइप के क्रॉस सेक्शन पे क्या पानी डिपेंड करे, ऐसा थोड़ी कि पाइप ऐसे बढ़ती जा रही है तो पानी को खा जाएगी, नहीं खाएगी ना, जितना एंटर करेगा उतना निकलेगा बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे v1 a1 v2 a2, मास एंटरिंग शुड लीव दिस सिस्टम, तो ये क्या है, मास कंजर्वेशन। इसी को लिखते हैं हम मास कंजर्वेशन के फॉर्म में, कि कैसे लिखते हैं थोड़ा बता देता हूँ। m1 एंटर किया, m2 एग्जिट किया, दोनों बराबर होंगे, एंटरिंग शुड बी इक्वल टू एग्जिट। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ रो इनटू v1 वेलोसिटी एट 1, रो इनटू मास इनटू डेंसिटी इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिक्विड जो एंटर किया, क्या उसकी वेलोसिटी, उसका डायरेक्ट, उसका क्या बोलते हैं, डेंसिटी चेंज होगा?
बोल देते हैं कि No, sir. डेंसिटी चेंज हो रहा है, हम बोल देते हैं कि इनकम्प्रेसिबल है, नहीं हो रहा चेंज, ठीक है। तो उस केस में हम, ये एजम्पशन है फिर इसका कि डेंसिटी डज नॉट चेंज, तो काट लिया, क्यों, ये एज्यूम कर लिया कि ρ1 इज इक्वल टू ρ2, डेंसिटी चेंज नहीं हुआ ड्यूरिंग फ्लो, इनकम्प्रेसिबल है। तो V1 इज इक्वल टू V2, तो V1 को क्या लिख सकते हैं, A1 एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब है ना इसका एक कैच वो बताता हूँ, एक चीज हमने मिस कर दी, A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2, यहाँ तक आने के लिए हम मास फ्लो रेट देखते हैं, टाइम के साथ क्या वेरिएशन है, फ्लो रेट एंटरिंग, मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू मास लीविंग पर यूनिट टाइम। यहाँ पे भी वेलोसिटी का फ्लो रेट आ जाएगा, ऐसे बिंदिया लगा दोगे इसके माथे पे तो क्या होगा, दैट इज फ्लो रेट, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ρ1 V1 इज इक्वल टू ρ2 V2 डॉट, और यहाँ पे A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यहाँ पे अजम्पशन क्या लिया, सिर्फ एक कि डेंसिटी डज नॉट चेंज विद व्हेन ड्यूरिंग द फ्लो, सिर्फ इस अजम्पशन के अंदर हमने लिख दिया कि बर्नो जो आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो क्या आ गया, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो ये क्या है हमारा, दिस इज कंटिन्यूटी इक्वेशन, एंड मास एंटरिंग द सिस्टम शुड बी इक्वल टू मास लीविंग द सिस्टम, दिस इज A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर लिक्विड्स। अब आगे देखते हैं, एक आता है बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम क्या होता है बच्चे, कि एनर्जी कंजर्वेशन को दिखाता है, किसी भी लिक्विड के अंदर एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, कंजर्व रहेगी एनर्जी। तो इन जनरल हमारा यूनिवर्सल प्रिंसिपल है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यूनिवर्सल है, हर जगह आप पे एप्लीकेबल होगा। एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट होना जरूरी है, या फिर उसका आप मतलब ये होता है कि एक फॉर्म में एनर्जी तो दूसरे में कन्वर्ट होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, या अभी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन हर जगह वैलिड होता है, तो लिक्विड्स में भी या फ्लूइड्स में भी वैलिड होगा, तो उसको बोलते हैं बर्नौली थ्योरम। और ये आपका ये क्या है, बर्नौली थ्योरम को बोलेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। तो ड्यूरिंग द फ्लूइड फ्लो, ड्यूरिंग द किसी भी फ्लूइड के फ्लो के ड्यूरेशन में एनर्जी कंजर्व रहेगी, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, ये बोलता है बर्नौली थ्योरम। एक फॉर्म में अवेलेबल थी तो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, कैसे भाई, तुम एक बात बताओ, मान लो घर पे पानी है, मोटर है, मोटर चलाई तुमने, पाइप में पानी आया, ठीक है, तो पानी हाई प्रेशर पे आता है कि लो पे आता है, जब पानी पाइप से प्रेशर हाई होता है कि लो होता है, अच्छा हाई होता है, ज्यादा प्रेशर से आएगा पाइप से। यस सर, तुमने मोटर चलाई, मोटर से पानी आया, तो पानी क्या हाई प्रेशर पे आएगा, यस सर हाई पे आएगा। प्रेशर को यूज करके तुम किस में कन्वर्ट कर सकते हो, वेलोसिटी में। तुमने पाइप को ऐसे मुंह आगे से दबा दिया तो क्या होगा, पानी ज्यादा दूर तक जाएगा, यस सर, है ना। ये किया है ना, कभी कुछ चीजें धोते हैं, गाड़ी धो ली या फिर कुछ चीजें वॉश कर रहे हो पानी पाइप लगा के, तो तुम पाइप का मुंह पतला कर देते हो आगे से, और फिर दूर तक पानी प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, दूर तक जाता है ना पानी। यस सर, यस सर, पानी हाई प्रेशर पे अवेलेबल था पाइप में, और तुमने उसका मुंह पतला किया, तो उसका प्रेशर को तुमने कन्वर्ट किस में कर दिया, वेलोसिटी में। तो पानी की ज्यादा वेलोसिटी से निकला तो ज्यादा दूर गया, अच्छा है ना। ओके सर, तो एनर्जी अवेलेबल जो थी लिक्विड के अंदर, वो पानी आया उसमें प्रेशर के फॉर्म में एनर्जी अवेलेबल थी, तुमने उसका पाइप का मुंह पतला किया तो वो कन्वर्ट किस में हो गई, वेलोसिटी में, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सॉरी प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी में हुई ऑब्वियसली, तो वेलोसिटी की एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। यस सर, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से जो एनर्जी मिले उसको काइनेटिक बोलते हैं। प्रेशर के फॉर्म में एनर्जी अवेलेबल थी, कन्वर्ट किस में हो गई, काइनेटिक में, काइनेटिक में, है ना। ठीक है, अब तुमने दूसरा केस सुनो, तुमने मोटर ऑन की और टंकी है आपकी, पानी की टंकी 2 मंजिल ऊपर रखी हुई है, तो क्या उसमें पानी जाता है, यस सर, नो सर जाता है बट, अरे मोटर चलेगी तो पानी तो जाएगा, यस सर, यस सर, यस सर, जाएगा। अब वो पानी जो ऊपर गया है किस फॉर्म में थी, पहले नहीं एनर्जी प्रेशर के फॉर्म में अवेलेबल थी जो मोटर में थी, और ऊपर जाके किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक, पोटेंशियल, सॉरी हाइट पोटेंशियल, हाइट बढ़ गई तो किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल, पोटेंशियल, ये तीन ही फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है लिक्विड में, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ड्यू पोटेंशियल, टू हाइट डिफरेंस पोटेंशियल, ड्यू टू वेलोसिटी काइनेटिक, और तीसरा प्रेशर। अरे होली पे पिचकारी चलाए हो बचपन में थे तब, यस सर, पिचकारी में क्या करते हो तुम, प्रेशर डालते हो ना आग से, और फिर आगे से क्या निकलता है, वेलोसिटी, यस सर, है ना। तो दैट इज द कन्वर्जन ऑफ प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो तीन एनर्जीज होती हैं बच्चे, देखो यहां से ध्यान से सुनो,
यही है हमारा बर्नौली कि समेशन ऑफ ऑल द एनर्जीज इन अ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट। तीन ही बताई, एक प्रेशर, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। तो सबसे पहला प्रेशर, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का सम क्या रहेगा? कांस्टेंट। यही हमारा है बर्नौली थ्योरम। तो एनर्जी के सम को कांस्टेंट बता रहे हैं, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन लिक्विड्स। तो P प्लस 1/2 रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो रो जी एच क्या होता है? प्रेशर। रो जी एच क्या था? Pressure. प्रेशर था, प्रेशर डिफरेंट था। और ये पी क्या है? ये तो ऑलरेडी प्रेशर दिया है। Pressure. आप रो बी स्क्वायर क्या है? ये भी, इसके यूनिट भी प्रेशर वाले ही आएंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चे, मैं इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, रो इंटू वी क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है? मास। Mass. तो ये mgh हो जाएगा। Yes, sir. रो अगर सबको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये mgh हो जाएगा ना। हाँ जी सर। तो mgh क्या होगा? Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी। प्रेशर को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये भी एनर्जी का यूनिट आ जाएगा इधर भी, ठीक है। और ये इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी एनर्जी। तो आप ये समझो, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। इनका सम का सम कांस्टेंट रहने वाला है ड्यूरिंग द फ्लूइड फ्लो। अब क्या करते हैं, इसका दूसरा फॉर्म भी है कि इसको रो जी से डिवाइड कर दिया जाए, रो इंटू जी से डिवाइड कर दिया जाए। तो P बाय रो जी प्लस 1/2 V स्क्वायर बाय जी इज इक्वल टू H। तो अब इस इक्वेशन के डायमेंशन जो आ गए, इस इक्वेशन के जो यूनिट्स आ गए वो क्या आ गए? मीटर्स। हाइट का यूनिट क्या होगा? मीटर। तो इसका V स्क्वायर बाय जी का यूनिट ये भी मीटर आएगा, P बाय रो जी का यूनिट ये भी मीटर आएगा। तो अब इसको हेड के फॉर्म में लिख दिया। कभी क्वेश्चन में अगर हेड दिखाई दे ना, हेड, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड, पोटेंशियल हेड, है ना। तो हेड का मतलब क्या होता है? हाइट, है ना। तो ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड टर्म है, हेड बोलते हैं इसको। पहला आपका है प्रेशर हेड, ये क्या है? काइनेटिक हेड। और थर्ड चीज क्या है? हाइट। इसको नॉर्मल बोल दो, प्रेशर, काइनेटिक और नॉर्मल। हेड बोल दो या डेटम बोल दो, डेटम से कितना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ओके पोटेंशियल हेड बोलेंगे वैसे, पोटेंशियल। ओके। तो हेड अगर क्वेश्चन में दिखाई दे तो मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को याद रखो, क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझ आएगा, ठीक है। एक होता है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स या टॉर्सिलीज थ्योरम। एफ्लक्स की वेलोसिटी या फिर टॉर्सिलीज थ्योरम, इसका लिखा नहीं हुआ, या नाम लिख देते हैं। टॉर्सिलीज थ्योरम ये क्या बोलती है कि अगर किसी बोतल में या किसी भी वेसल में पानी भरा हुआ है या लिक्विड भरा है, उसके नीचे अगर आप छोटा सा छेद कर देते हो, एक छोटा सा ओरिफिस बना देते हो, A2 एरिया मान लो उसका, तो यहाँ से निकलने वाली वेलोसिटी, V2 क्या होगी? दैट विल बी अंडर रूट 2GH। इस ओरिफिस से और फ्री सरफेस के बीच में जितना हाइट का डिफरेंस है, ये ओरिफिस का लेवल है नीचे और ऊपर फ्री सरफेस, इन दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस h है। तो यहाँ से इस ओरिफिस से जो बाहर निकलते हुए लिक्विड का जो वेलोसिटी होगा, दैट विल बी अंडर रूट 2GH। टॉर्सिलीज थ्योरम ये बोलता है कि अंडर रूट 2GH के बराबर क्या होगा? वेलोसिटी, ठीक है बेटा। तो दिस इज द टॉर्सिलीज थ्योरम। और आपने ये एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे वीडियो भी देखे होंगे, काफी वो हुए थे वायरल टाइप से, कि जितना ऊपर छेद होगा इसमें, तो ऊपर वाला थोड़ा नजदीक ऐसे गिरेगा, और ऊपर जाओगे तो और नजदीक गिरेगा ऐसे, और ऊपर जाओगे तो और नजदीक गिरेगा। बिकॉज वेलोसिटी जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जा रहे हो तो फ्री सरफेस से हाइट का डिफरेंस कम होता जा रहा है ना। जितना आप ऊपर छेद करोगे इस बोतल में, उतना फ्री सरफेस से जो हाइट का डिफरेंस क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो हाइट का डिफरेंस कम होगा तो अंडर रूट 2GH की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये होता है टॉर्सिलीज थ्योरम। इसका फॉर्मूला आप लिखो कि वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का मतलब होता है बाहर निकलते हुए पानी का, है ना, एग्जिटिंग आउटफ्लक्स। तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? अंडर रूट 2GH। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH। लिख लिया?
यस सर, लिख लिया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी क्या होता है? फ्लूइड के अंदर फ्रिक्शन, किसी भी लिक्विड में, किसी भी फ्लूइड के अंदर जो फ्रिक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? विस्कोसिटी। विस्कॉस। विस्कोसिटी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है समझो। एक हनी इमेजिन करो, एक बोतल में एक ग्लास, 2 ग्लास है तुम्हारे पास, कांच के ग्लास लिए तुमने, एक में शहद भर लिया और एक में पानी भर लिया, ठीक है। एक में शहद भरा है, एक में पानी। अब उसको इमेजिन करो, एक शहद वाले को हिला रहे हो तुम ऐसे हाथ से, सीधा ही है ग्लास बट उसको ऐसे हिला रहे हो, और एक है पानी वाले को हिला रहे हो, तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि पानी जो है ज्यादा हिल रहा है और शहद जो है उतना हिल नहीं पा रहा है। यस सर। शहद क्योंकि गाढ़ा गाढ़ा होता है ना, शहद का, यस सर। शहद के अंदर फ्लूइड का फ्रिक्शन ज्यादा है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, इसलिए जब आप उसको ग्लास को हिला रहे हो तो शहद लगभग वही है, थोड़ा बहुत हिलता है, लेकिन उतना ही पानी को हिला रहे हो तो पानी शायद बाहर भी गिर जाएगा, यस सर, गिर भी है ना। तो क्योंकि पानी जल्दी जल्दी हिल रहा है ऐसे, तो पानी जल्दी क्यों हिल रहा है? क्योंकि उसके अंदर डैम्पिंग नहीं हो रहा, फोर्स जो आप हाथ से लगा रहे हो अंदर कुछ डैम्पिंग नहीं हो रही है, तो क्या हो रहा है कि फ्लूइड के अंदर फ्रिक्शन कम है। विस्कोस, जिसका ज्यादा विस्कस फ्लूइड होगा उसके अंदर विस्कोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द लिक्विड टू अपोज द मोशन, है ना, टू अपोज द मोशन। तो अगर लिक्विड बाहर से लगने वाले फोर्स के इफेक्ट में जो रेजिस्टेंस जितना प्रोड्यूस करेगा उससे आपको विस्कोसिटी मिलती है, ठीक है। इसको डिफाइन करते हैं। विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है ईटा, ईटा बोलते हैं विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और जो फोर्स के टर्म में डिफाइन करते हैं, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? डीवी बाई डी एक्स की एक हाइट एक्स के ऊपर कोई शीट ली आपने, ऐसे स्क्वायर शीट ली, और उस शीट को मूव कर रहे हो वेलोसिटी वी से, तो जितना फोर्स लगाना पड़ रहा है मूव करने के लिए उस पर डिपेंड करता है फ्लूइड की विस्कोसिटी। तो इंपॉर्टेंट बस ये फॉर्मूला, इसको याद करो, लिख लो, माइनस ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। डीवी बाई डी एक्स है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा? देखो फ्री सरफेस है जो बिल्कुल नीचे, इसमें लिक्विड भरा है, पहले इमेजिन कराते हैं आपको थोड़ा सा कि इनके बीच में लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ये लिक्विड भरा है। अब क्या होगा बच्चे की, जो बिल्कुल वॉल के पास लिक्विड है, जो बिल्कुल नीचे लिक्विड है, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि वॉल के साथ जुड़ गया, 0 वेलोसिटी। और जो बिल्कुल प्लेट के नीचे है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ प्लेट। तो 0 से बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी ऊपर जाएगी, ऐसे बढ़ती जाएगी, तो 0 से शुरू हुई और डी बाई टी। तो ये जो ग्रेडियंट है, जो एंगल बन रहा है डीवी बाई डी एक्स की, एक्स के साथ वेलोसिटी किस हिसाब से वेरी कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। जितना कम विस्कस होगा फ्लूइड उतना ही कम वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, जितना ज्यादा विस्कस होगा उतना ही ज्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा। F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला लिख लो। dv by dx इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, ईटा इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है और जो डिफाइन करता है इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड को। एंड a इज द एरिया ऑफ दिस प्लेट। जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा इस प्लेट का उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये तो गिवन एरिया अगर दे दिया जाए, एरिया दे दिया जाए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे दिया जाए और वेलोसिटी ग्रेडियंट दे दिया जाए, तो आप फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दैट प्लेट ऑन ए विस्कस सरफेस या सरफेस ऑफ द विस्कस फ्लूइड निकाल सकते हो आप फोर्स एफ की वैल्यू। तो दिस इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी, ठीक है बच्चे। एसआई यूनिट इसका होता है न्यूटन। ये इंपॉर्टेंट है विस्कोसिटी की ना, 2 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और एक बार इसको पढ़ो यहाँ से, यहाँ पे एक बार मेरा फोन बहुत रिंग कर रहा है, मैं एक बार उसको पिक कर लूँ, कोई इमरजेंसी तो नहीं है। ये पढ़ो, ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड एज डेकापोइज। यहाँ पे देखो आप, हाँ बेटा पढ़ा आपने? Yes, sir. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, कभी कभी विस्कोसिटी के एसआई यूनिट भी निकालने को पूछ लेता है, तो कैसे निकालोगे? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन क्या होता है? फोर्स के यूनिट, ml t-2, सेकंड का t-1 और m तो -2 लिखा है।
तो फिर इसका अगर विस्कोसिटी के वो निकाले जाए डायमेंशंस तो क्या होंगे बच्चे, ml T-2 इंटू सेकेंड का क्या है T, और इधर m-1, ये पर मीटर स्क्वायर है ना, तो ये क्या होगा L-2, -2. L आएगा, m नहीं आएगा, L-2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर इसको अगर इकट्ठा करके लिखे तो m L -1 T -1. ml -1 T -1, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस आ गए, कई बार ये पूछ लेता है। SI यूनिट इज डेकापोइज, है ना, डेकापोइज या फिर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और 1 पोइज इज इक्वल टू 10⁻⁻1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो जो ये CGS यूनिट है 1 पोइज होता है इसका, इतना काफी है। पोइजलेस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है नहीं ज्यादा, बाकी इसको लिख लो वेलोसिटी दो, ठीक है। हेलो, हाँ तो बेटा अब देखो, अब इसके बाद आता है रेनॉल्ड्स नंबर, है ना। पोइजलेस फॉर्मूला यहाँ से पढ़ लेना, फॉर्मूला बेस्ड है, अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ सकते हो आप। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, इट डिफाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है। कई बार होता है स्टेडी फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। हेलो हेलो, हाँ हाँ जी, ठीक है, पता नहीं 8-10 बार बच गया फोन। हाँ तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है बच्चे, इट इज ए नंबर, इट इज अ डायमेंशनलेस नंबर जो डिफाइन करता है कि फ्लूइड कैसे बह रहा है ना, फ्लूइड कैसे मूव कर रहा है। अब तुम्हें एक चीज बताता हूँ, देखो क्या बताता है, पहले ये देखो। अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 हो तो इट डिफाइंस स्ट्रीमलाइंड फ्लो, अगर ये ग्रेटर देन 3000 होगा तो टर्बुलेंट फ्लो, और 2000 से 3000 के बीच में हो तो अनस्टेडी फ्लो, या फिर ट्रांजिएंट फ्लो भी बोल देते हैं, ठीक है। स्ट्रीमलाइन तुम्हें क्या बताया था कि स्ट्रीमलाइन फ्लो ऐसा है कि जो, जैसे कभी कभी ऐसा होगा कि आपने टैप से पानी खोला, तो थोड़ा जब खोलते हो तो एकदम ऐसे जैसे हनी गिर रहा था ना, मैं बता रहा था एकदम तार जैसे, एकदम स्ट्रीमलाइन ऐसे गिरता है, फील किया है ये? चलो यस सर। छोड़ो, दूसरा एग्जांपल, धूप बत्ती जलाए हो घर में, धूप बत्ती यस सर। अगरबत्ती, धूप बत्ती अगरबत्ती जब जलती है तो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल जो धुआं है बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा जा रहा होता है, बिल्कुल ऐसे, यस सर। तो दैट इज स्ट्रीमलाइंड, बिल्कुल, है ना, डिस्टर्बेंस नहीं है। और कभी कभी क्या होगा, थोड़ी दूर ऐसे जाएगा सीधा और फिर बाद में ऐसे ऐसे धुआं मिक्स हो जाएगा। तो जब स्टार्टिंग वाला शुरू वाला पार्ट है दैट इज स्ट्रीमलाइंड, फिर ऐसे टर्बुलेंस आ गया। तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर देखा जाए तो 2000 से कम होगा तो स्ट्रीमलाइंड, ग्रेटर देन 3000 हुआ तो टर्बुलेंट, और बिटवीन 2000 3000 तो इट इज कॉल्ड एज अनस्टेडी। ठीक है बच्चे, रेनॉल्ड्स नंबर का खाली इतना ही यूज है। अब बात करते हैं स्टोक्स लॉ की। स्टोक्स लॉ ये डिफाइन करता है फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए लिक्विड। जैसे लिक्विड में क्या क्या मूव कर सकता है, मछलियां मूव करती हैं, मछली तैरती है ना पानी के अंदर, या Yes. मान लो कोई चीज गिरा दे, पत्थर गिरा दे, पानी में गिर रहा है तो उस पर भी कुछ फोर्स लगेगा। अब थ्रस्ट फोर्स की बात नहीं कर रहे, बुओयेंसी फोर्स की बात नहीं कर रहे, अब बात कर रहे किसकी, मोशन की वजह से किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम एयर में बैठे हैं? यस सर। Yes. तो क्या एयर एक फ्लूइड है? यस सर। ठीक है, तुमने Yes, sir. एक्सपीरियंस किया होगा, बाइक जो चलाते हैं, स्कूटी जो चलाते हैं, उन्हें फील किया होगा
कम वेलोसिटी पे मूव कर रहे हो तो आप पे कम फोर्स लग रहा है आगे से, तो तुम ज्यादा वेलोसिटी यस सर, जैसे फील नहीं हो रहा कि पीछे बाल जा रहे हैं और पूरा आप पे फोर्स ज्यादा लग रहा है। यस सर, Yes, sir. Yes, sir. वो फोर्स कहाँ से आया? स्टोक्स लॉ से आया। ठीक है, कैसे? वेलोसिटी v जैसे जैसे बढ़ेगा तो लगने वाला फोर्स क्या करेगा? बढ़ेगा। Sir, बढ़ेगा. धीमे स्कूटी चल रही थी, धीमे बाइक चल रही थी, तो हम पे हवा का फोर्स जो था, जिसको हम एयर प्रेशर बोलते हैं, हवा का फोर्स जो था वो कम लग रहा था। ठीक है, जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो ज्यादा लगेगा। अच्छा, आर इज द डायमेंशन, है ना, आर इज द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर मान लो कोई बड़ी चीज, तुम अगर कोई बड़ी चीज लेके बैठ जाओ ऐसे स्कूटी पे, मान लो तुमने लकड़ी पकड़ लिया, थर्मोकोल पकड़ लिया है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, तो तुम पे लगने वाला फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज, अगर मान लो तुम हवा में थे, अब तुम ये ईटा क्या है, विस्कोसिटी बढ़ा रहे हो, मान लो हाइयर विस्कस फ्लूइड के अंदर जा रहे हो, जैसे मान लो तुम पानी में घुस गए और पानी में चल रहे हो, तो पानी में चलने में तुम दिक्कत आएगी। यस सर आती है। Yes, sir. पानी में तुम आगे चलना चाहते हो तो तुम्हारे ऊपर पानी ज्यादा ड्रैग मूव करता है। जैसे मान लो तुम्हें मैं बोलूं ऐसे हाथ करो और इसको हवा में हिलाओ तो इजीली हिला पाओगे, और ऐसा ही Yes, पानी में sir. रखना पड़ेगा तो ज्यादा फोर्स लगाना सर फोर्स लगता है। ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही ये जो फोर्स की वैल्यू कौन देता है? स्टोक्स लॉ देता है। व्हेन सम ऑब्जेक्ट इज मूविंग इनसाइड अ विस्कस फ्लूइड, तो फोर्स लगने वाला जो है उसको क्या, वो कैसे मिलता है? F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अब देखो आपको मैंने एग्जांपल से भी बता दिया, वेलोसिटी बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगा, बढ़ेगा. डायमेंशन बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगा, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगा। और 6 पाई क्या है? 6 पाई कांस्टेंट, तो 6 पाई ईटा आर वी, फोर्स क्या है? 6 पाई ईटा आर वी। ये फॉर्मूला लिख लो स्टोक्स लॉ का। ठीक है जी। अब एक स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट होता है लैब में इस स्टोक्स लॉ को वेरीफाई करने का या विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड फाइंड आउट करने का। उसको बोलते हैं कि एक है ना, तुमने वो देखा है क्या बोलते हैं उसको, मेजरिंग सिलेंडर देखा है लैब में, कांच का ऐसे बीकर टाइप का। Yes, sir. ऐसे तुम छोड़ो उसको, तुम सोचो ग्लास ट्यूब है एक, और बहुत ऊंची ग्लास ट्यूब है, इतनी ऊंची है कि तुम्हारी छत तक जा रही है, फर्श से लेके छत तक इतनी ऊंची है। ठीक है, और उसमें कोई हाई विस्कोसिटी लिक्विड भरा हुआ है, जैसे ग्लिसरीन, है ना, गाढ़ा गाढ़ा से लिक्विड भरा हुआ है, ग्लिसरीन ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। उसमें क्या करते हैं हम, एक स्टील की बॉल गिराते हैं, स्टील की बॉल गिराते हैं ऊपर से, तो क्या होगा बच्चे कि उस स्टील की बॉल पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू द मोशन ऑफ द स्टील की बॉल, वो क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी। क्या वो बॉल नीचे गिरेगी तो एक्सेलरेट करेगी अंडर द ग्रेविटी, Yes, Yes, sir. sir. और जैसे जैसे एक्सेलरेट करेगी तो उस पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू इंक्रीज इन वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। Yes, sir. पॉइंट आएगा जब ये लगने वाला फोर्स, जब ये स्टोक्स लॉ से जो फोर्स मिला जो विस्कोसिटी की वजह से लग रहा है ड्यू टू मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगा। क्या ऐसा पॉइंट आ सकता है? Yes, sir. क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो कांस्टेंट है, अगर मास Yes. ऑफ बॉल इज m और g इज द ग्रेविटी, तो ये तो mg के बराबर ही रहेगा, ये तो बढ़ नहीं रहा। लेकिन वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते ये फोर्स बढ़ता जा रहा है, तो एक पॉइंट आएगा व्हेन f बिकम्स इक्वल टू f mg। Yes, sir. उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, उस पॉइंट पे जो इस बॉल की या इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी, उसको कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जहां जिससे वो ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है इन द फ्लूइड। ठीक है, ग्रेविटी के इफेक्ट में दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे ऑब्जेक्ट मूव कर सकता था, इसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, वीटी। तो ये हम फाइंड आउट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट से फॉर्मूला आता है, तो इसका और कोई इलाज नहीं, इसको हमें रटना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वीटी इज इक्वल टू 2/9, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब जिन बच्चों को थोड़ा समझ आया ठीक है, नहीं समझ आया तो तुम ऐसा इमेजिन करो कि मान लो एयरप्लेन में चले गए, ठीक है, हवाई जहाज उड़ रहा है 10,000 फीट की ऊंचाई पे, वहां से कुछ ऑब्जेक्ट गिरा दिया या तुम खुद ही कूद गए। ठीक है, तो एक तुमने ऐसा इमेजिन किया कि लोग स्काई डाइविंग करते हैं, Yes, sir. है ना, और ऐसे उड़ते रहते हैं, ऐसे सीधा हो जाते हैं, उड़ते रहते हैं, वो कैसे पॉसिबल हो पाता है बच्चे? दैट इज बिकॉज कि उनकी गिरने की वेलोसिटी है ना, वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं करती। अगर ऐसे कंटिन्यूअसली इंक्रीज करे तो बहुत जल्दी गिर जाए आदमी, वो एक लेवल तक इंक्रीज करेगी, किस पॉइंट तक कि जब वो डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं एयर में, तो एयर क्या कर रहा है, एयर उन पे फ्लूइड की विस्कोसिटी की वजह से एक फोर्स लगाएगा, और mg तो लगा ही रहा था, दोनों बराबर हो जाएंगे, वो तो एक लेवल तक वो एक्सेलरेट करते हैं, फिर एक पॉइंट पे कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है ऑब्जेक्ट ड्यू टू द विस्कस इफेक्ट ऑफ एयर। तो ठीक वैसा ही आपका हर एक फ्लूइड में होता है।
तो दैट दिस टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इज डिराइव्ड बेस्ड अपॉन द इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस, और वो फोर्स कौन कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड विस्कस फोर्स। तो Vt इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इंटू जी बाई ईटा। यहाँ पे क्या क्या है बच्चे, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लो आयरन की बॉल है तो आयरन की डेंसिटी, और अगर पत्थर है तो पत्थर की डेंसिटी। रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड में ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो रो इज द डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड। जी आप सबको पता है, आर इज द रेडियस ऑफ द बॉल, सिलेंड्रिकल बॉल है, सॉरी स्फेरिकल बॉल है तो उसका रेडियस आर है, और ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, तो ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ देखो जैसे जैसे ईटा बढ़ेगा, जैसे जैसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ेगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, घटेगी, उतना ही धीमे बॉल गिरेगी, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, जितना गाढ़ा लिक्विड होगा उतनी ही धीमे उसमें से ऑब्जेक्ट गिरेगा। तो वेरीफाई करने के लिए क्या है, भाई ग्लास इमेजिन करो, एक शहद भरा है, एक में पानी भरा है, तो शहद में अगर तुम कोई चीज गिराओगे तो धीरे धीरे नीचे जाती है, पानी में वही चीज गिराओगे तो एकदम तुरंत नीचे जाएगी, यस और नो, है ना। यस सर। तो यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी शहद का ज्यादा होता है और पानी का कम होता है, दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। इसका एक्सप्रेशन लिख लो खाली, मुझे लग रहा है थ्योरी पूरी हो पाएगी, है ना। तो क्वेश्चन मैं शेयर कर दूंगा फिर आपके साथ। अब देखो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है, इट इज द फोर्स ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ फोर्सेस इन द लिक्विड। तो सरफेस टेंशन कहाँ पे ऑब्जर्व होता है, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पर आपको ऑब्जर्व होगा। दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इस चीज को बोलते हैं सरफेस टेंशन। आएगा क्यों, क्योंकि देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन द वाटर सरफेस, है ना, तो उसके इम्बैलेंस होगा। तो ड्यू टू इम्बैलेंस ऑन द ऑफ द फोर्सेस ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, एक फोर्स जनरेट होता है, उसको सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। एक सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन इनटू एरिया। तो अगर एक गिवन एरिया है, उसको आपने स्ट्रेच कर लिया, तो उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, वो कहलाती है सरफेस एनर्जी। इस सरफेस टेंशन की वजह से तीन जो है चीजें आती है निकल के, एक तो कॉन्टेक्ट एंगल, दूसरा वेटिंग एक्शन, और तीसरा है कैपिलरी राइज, ठीक है। सरफेस टेंशन की वजह से आपके पास तीन चीजें आएंगी। तो फर्स्ट वन इज कॉन्टेक्ट एंगल। तो कॉन्टेक्ट एंगल क्या होता है, देखो कुछ चीजें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि किसी सरफेस पे आप पानी की बूंद डाल दो तो भिगो देगी किसी सरफेस को, किसी को नहीं भिगो पाती। या फिर मरकरी आपने देखा हो, कभी मरकरी देखा हो, तो मरकरी अगर किसी ऑब्जेक्ट पे गिरता है तो वो जनरली उसको वेट नहीं करता, ठीक है। तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस को वेट करेगा कि नहीं करेगा। अगर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, किसी सरफेस पे आपने कोई लिक्विड गिराया और एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 90 डिग्री से ज्यादा बन रहा है, तो क्या करेगा, उस सरफेस को वेट कर देगा, उस सरफेस को वो भिगो देगा, ठीक है। और एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कम है 90 से, सॉरी 90 से ज्यादा बन रहा है तो वेट नहीं कर पाएगा, 90 से कम बन रहा है तो वेट कर देगा, ठीक है। और सर एग्जैक्ट 90 हुआ तो? एग्जैक्ट 90 हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोल देंगे कि बस वहीं रुक गया है, वेट नहीं कर रहा है। ऐसे एक अनस्टेबल सी सिचुएशन आ जाएगी, अगर बाहर से फोर्स लगाओगे गलती से थोड़ा 90 से ज्यादा हुआ तो फिर वेट कर देगा, ओके सर। ठीक है। अब देखो, और एंगल कहाँ से लेना है, एंगल देखो बच्चे, अगर मैं आपको सरफेस ड्रॉ करके दिखाऊं, दिस इज द सरफेस, इस पे कोई लिक्विड है, तो जो एंगल हम लेते हैं ना, वो एंगल हमेशा हमें लिक्विड के अंदर लेना है। यानी कि इधर एक यहाँ से ये एंगल होगा, हमेशा लिक्विड के अंदर थीटा होगा, ठीक है। तो फ्लैट सरफेस से लिक्विड के आउटर सरफेस तक, लिक्विड के अंदर हमें थीटा लेना है। तो जीरो एंगल का मतलब क्या होगा, या फिर क्लोजर टू जीरो, अगर जीरो के लगभग एंगल होगा तो ऐसा होगा, यानी यस सर। लिक्विड फैल गया है, वेट नहीं है। हाँ लिक्विड फैल गया है, ठीक है। और अगर 90 से ज्यादा होगा तो आपको ऐसा दिखेगा, वेट, तो यस। नॉन वेटिंग एक्शन दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ड्रॉपलेट बन रही है और ये भिगो नहीं पा रहा है सरफेस को, ठीक है। तो वेटिंग एक्शन आपको यहाँ से पता चलेगा। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हमेशा लिक्विड के अंदर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक चीज लास्ट बच गई हमारी, एक्सेस प्रेशर और कैपिलरी एक्शन। इसमें तीन फॉर्मूला एक्सेस प्रेशर के होंगे, एक बार समझ जाओगे, आसान है बिल्कुल। देखो हमेशा ना
कभी भी अगर कोई कन्वेक्स शेप बनेगी लिक्विड की, जैसे कि ड्रॉपलेट बन गई, जैसे कि बबल बन गया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसके दोनों, जब भी कन्वेक्स शेप बनेगी किसी लिक्विड की, तो अक्रॉस दैट सरफेस देयर विल बी सम प्रेशर डिफरेंस, बाहर से कुछ प्रेशर होगा और अंदर से कुछ, इसी वजह से कन्वेक्सिसिटी आती है सरफेस में। तो कन्वेक्सिसिटी कहाँ पे आएगी? लिक्विड ड्रॉपलेट में, कि भैया एक लिक्विड की ड्रॉपलेट है और इस ड्रॉपलेट के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, मतलब इस पे ऐसे अंदर भरा है, अंदर लिक्विड है, तो इसको बोलेंगे लिक्विड ड्रॉपलेट। तो इस कन्वेक्सिसिटी के अक्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस होगा, 2 पॉइंट, एक अंदर और एक बाहर, एक अंदर पॉइंट एक बाहर, इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना होगा? दैट विल बी 2T/R, 2 into T/R. T is the surface tension, R is the radius of this liquid droplet. So pressure due to surface tension inside and outside of the liquid droplet. Pressure difference between due to surface tension for a liquid droplet is 2T/R. और अगर लिक्विड बबल बनेगा तो दो सरफेस बन जाएंगे। देखो बबल बनेगा तो दो सरफेसेस होंगे, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। भाई बाहर भी एयर थी, अंदर भी एयर थी, बाहर एयर है, अंदर भी एयर है, तो लिक्विड और एयर के बीच में दो सरफेसेस बनेंगे। ड्रॉपलेट में खाली एक बन रहा था क्योंकि अंदर लिक्विड ही था। बबल में दो सरफेस होंगे, अंदर भी एयर, बाहर भी एयर, बीच में लिक्विड का बबल। तो उस केस में प्रेशर क्या हो जाएगा? डबल, 2 टाइम्स हो जाएगा इसका ड्रॉपलेट के केस से। तो 4T/R दूसरा फॉर्मूला ये। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज 4T/R। एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या है कि बाहर के कंपैरिजन में अंदर कितना ज्यादा प्रेशर एक्सेस है, या प्रेशर डिफरेंस बोल दो उसको, तो दैट इज 4T/R। चलिए, और अगर मान लो लिक्विड का बबल है, पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो फिर क्या होगा? फिर वही केस बन जाएगा जैसे पहले था। भाई एक लिक्विड है, उसके अंदर बीकर उसमें लिक्विड भरा हुआ है, और ये लिक्विड भरे हुए होने की वजह से अगर अंदर कोई बबल है, तो उस बबल के अंदर क्या होगा? खाली एक ही सरफेस बनेगा। एक बनेगा कि दो? बताओ, एक सरफेस बनेगा कि दो बनेंगे? एक ही बनेगा सर एक ही बनेगा। बाहर तो लिक्विड है, अंदर खाली एयर है, बबल है ना, तो अंदर एयर है, बाहर तो एक ही सरफेस बनेगा। तो क्या होगा? जो लिक्विड ड्रॉपलेट का केस था ना, कि जिसमें एक ही सरफेस एक्सपोज है दूसरे लिक्विड से, तो सेम होगा 2T/R। तो ये 3 केस हो गए। लास्ट बचता है कैपिलरी राइज। एक फॉर्मूला ये भी था, इसमें क्वेश्चन भी आया था आपकी बार आपके एमटी में, कि रेडियस ऑफ जो इंटरफेस है, मान लो एक बबल आपका ऐसा है, उसके साथ दूसरा बबल जुड़ जाता है, और इनका जो कॉमन इंटरफेस होगा उसका रेडियस कितना होगा? तो दैट इज R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। R1 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट बबल, R2 इज द रेडियस ऑफ सेकेंड बबल। तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, ये होगा रेडियस जो कॉमन इंटरफेस आपका येलो कलर से ड्रॉ किया उसका। तो ये फॉर्मूला बेस अब की बार एमटी में जो क्वेश्चन दिया है आपका, ठीक है। थर्ड चीज ये है, अब फाइनल चीज इसकी कैपिलरी राइज। इसका फॉर्मूला खाली आप लिख लो, H इज इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन रो RG, 2T cos थीटा अपॉन रो RG। सो H इज इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन रो RG। अगर नैरो ट्यूब, कैपिलरी क्या होती है बच्चों? नैरो ट्यूब, जनरली लेस देन 1 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर से कम है। अगर ऐसी ट्यूब को अगर आप किसी लिक्विड में डिप करोगे तो क्या होगा? ड्यू टू सरफेस टेंशन लिक्विड उस ट्यूब के अंदर ऊपर राइज करता चला जाएगा। लिक्विड क्या करेगा? उस ट्यूब के अंदर ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर देगा, और किस हाइट तक जाएगा उस हाइट को डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं कैपिलरी राइज, कि कितना लिक्विड राइज हो गया कैपिलरी के अंदर। उसका फॉर्मूला है 2T cos थीटा अपॉन रो RG। सरफेस टेंशन ज्यादा तो राइज ज्यादा, ठीक है। कॉन्टेक्ट एंगल ज्यादा तो राइज कम, और डेंसिटी ज्यादा तो राइज कम। रेडियस ऑफ द ट्यूब बढ़ गया तो राइज कम होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ गई तो mg डाउनवर्ड फोर्स बढ़ जाएगा, तो ऊपर जाएगा लिक्विड। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपिलरी राइज। इसको लिखो 2T cos थीटा अपॉन रो RG, लिख लो इसको। डन सर। ठीक है, तो इतना है आपके फॉर्मूलाज जो थे, इसी से आपका पूरा सोल्व हो सकता है, जितने मैंने अभी अभी तक आपको पढ़ा है। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जितना भी हमारे पास टाइम बचा हुआ है उसमें, ठीक है। तो आसान एक क्वेश्चन कर लेते हैं यार। ये करो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अभी तो टाइम है ना, हम लोगों ने कितने बजे स्टार्ट किया था? 8:30 तक है क्लास का टाइम। तो यस यस सर। एक क्वेश्चन यस सर। एक कर लो, फिर छोड़ दो आप। तो जो थ्योरी पढ़ाई वो समझ आ गई, अब आप ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इसके। क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, खाली इसको करा के छोड़ दूंगा। इसको भूख लगी है वो खा लो बन जाके, और क्या कर सकते हैं। सर स्क्रीन ऑफ हो गई आपकी। सर विजिबल है। विजिबल है। विजिबल है। सर अब आ गई। Two non-mixing liquids of density rho and n times of rho, n greater than 1, are put in a container. The height of each liquid is h. A solid cylinder of length L and density d is put in this container. The cylinder floats with its axis vertical and length rho L in the denser liquid. The density d is equal to, ठीक है, the length PL P is less than 1 in the denser fluid, ठीक है। अब आपको क्या करना है यार, देखो दो लिक्विड है, पहला रो डेंसिटी का और दूसरा n टाइम्स ऑफ रो। तो n इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या होगा कि जिसकी डेंसिटी n टाइम्स ऑफ रो है वो नीचे आएगा। किसी भी कोई लिक्विड भरा हुआ है किसी उसमें बीकर में, तो दो लिक्विड भरे हुए हैं ऐसे, ये बाहर आपका कंटेनर है, इसमें दो लिक्विड भरे हैं, एक की डेंसिटी रो है और एक की n टाइम्स ऑफ रो है। तो जिसकी डेंसिटी n टाइम्स ऑफ रो है वो क्या आएगा, नीचे आएगा। यस सर। क्योंकि ज्यादा है, n की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो डेंसर है तो नीचे आ जाएगा। तो जिसकी डेंसिटी रो है वो ऊपर लाइट आएगा। तो ऐसे लिक्विड है, एक थोड़ा सा ऊपर भरा हुआ है, कोई नीचे भरा हुआ है। फिर एक सिलेंडर की बात कर रहा है कि देयर इज सिलेंडर जिसकी लेंथ द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज h। दोनों की हाइट कितनी है, h के बराबर है। तो हाइट इनकी सभी की h है, इसकी भी h है और यहाँ भी ये भी h है। A solid cylinder of length L and density D is put in this container. Solid cylinder है जिसकी लेंथ L है और डेंसिटी D है, is put in this container. The cylinder floats with its axis vertical and length PL in the denser liquid, ठीक है, PL in the denser liquid। अच्छा जी, PL in the denser liquid और P is a constant which is less than 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर P की वैल्यू 1 होती तो पूरा का पूरा डेंसर लिक्विड में डूबा हुआ होता है ये सिलेंडर, लेकिन P इज लेस देन 1 तो मतलब क्या है, कुछ पार्शियली ये सिलेंडर जो है डेंसर लिक्विड में है और पार्शियली इसमें लाइटर लिक्विड में। तो नीचे वाले की डेंसिटी आपकी n रो है और ऊपर वाले की डेंसिटी रो है। तो अब आपको रिलेशन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। इसकी डेंसिटी n टाइम्स ऑफ रो है, ऊपर वाले की रो है और सिलेंडर फ्लोट से वर्टिकल, ठीक है। द डेंसिटी D इज इक्वल टू, डेंसिटी आपकी D, इस सिलेंडर की डेंसिटी आपको बतानी है कितनी है, ठीक है। एक चीज बताओ मुझे, क्या इस सिलेंडर की डेंसिटी रो से ज्यादा होगी? हाँ, रो से ज्यादा होगी ना? यस सर। नहीं तो ये इंटरफेस के पास आता ही नहीं, जो इन दोनों लिक्विड का इंटरफेस है उसके उस तक आता ही नहीं। मान लो थर्मोकोल, तुम फील करो, हनी की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है, ठीक है। तुमने पानी भर दिया एक गिलास में, हनी भर दिया, उसके ऊपर पानी भर दिया, अब उसके ऊपर थर्मोकोल को रखते हो तो तुम्हें नहीं लगता कि थर्मोकोल तो पानी के ऊपर सरफेस पे तैरता रहेगा? यस सर। यस। कोई ऐसी चीज लेके आओ जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा हो और हनी से कम हो, तो क्या वो पानी को तो चीरते हुए नीचे चली जाएगी और फिर हनी में थोड़ा सा डूब के वहां पे फ्लोट करेगी? यस सर। ऐसा यहाँ पे हो रहा है कि ये जो सिलेंडर है ये थोड़ा सा डूब गया नीचे वाले डेंसर लिक्विड में और
पूरा डूब गया ऊपर वाले लाइटर लिक्विड में, तो इसकी डेंसिटी रो से तो ज्यादा है और एन रो से कम है, तभी ये तैर रहा है। लेकिन डी का रिलेशन अब आपको निकालना है, डी फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डेंसिटी। तो फोर्स लगाओ, फोर्स का बैलेंस लगाओ। रो जी वी का फॉर्मूला था अपथ्रस्ट फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, वेट ऑफ द सिलेंडर के बराबर, और अपथ्रस्ट क्या Yes, sir. रो जीवी के बराबर। उन फोर्सेस को इक्वल करने की कोशिश करो। और जो रो जीवी होगा, रो इंटू जी इंटू वी, वो दो अलग अलग लिक्विड अलग अलग डेंसिटी से लगा रहे हैं, तो पार्शियली अपर लाइटर लिक्विड लगाएगा, पार्शियली डेंसर लिक्विड लगाएगा। कोशिश करो निकालने की। Weight of the fluid should be equated to upthrust force applied by the two liquids. 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तुम इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर फॉर्मूला आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन समझा के फिर छोड़ दूंगा, फिर तुम खाना खा लेना खुद। 8:30 तक का आपको टाइम दे रहा हूँ। सोर्सेज ड्रॉ करो। एरिया देखो बच्चे, एरिया नहीं दिया हुआ तो एरिया तो सेम ही रहेगा, लिक्विड का एरिया भी, जो डिस्प्लेस लिक्विड है उसका एरिया भी सेम रहेगा, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये भी सेम रहेगा, तो कट जाएगी वो टर्म, उसको ए ही रख लो, एरिया को ए रख लो, खाली एल के टर्म्स में आ जाएगा आंसर। चलो सॉल्यूशन समझा देता हूँ आपको एक बार ना, फिर करना है इसको। एक काम करो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, अभी ले लिया? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब सॉल्यूशन में आपको ना सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर करना उसको। मैं एक बार समझा देता हूँ। देखो कंडीशन कुछ ऐसी रहेगी बेटा, जो कंटेनर था उसमें ये पार्शियली डूबा हुआ है, तो हमारा एक लिक्विड है वो ऊपर है जो लिया था हमने लाइटर डेंसिटी का, और एक नीचे है, और इनका इंटरफेस के ऊपर ये आधा ऊपर है आधा नीचे है, आधा ये लिक्विड के ऊपर है और आधा नीचे है। डेंसर लिक्विड में डूबा है थोड़ा सा, और थोड़ा सा डूबा है लाइटर लिक्विड में, ठीक है। मान लो इसकी पी एल टाइम्स लेंथ डूब गई, क्वेश्चन में दिया ना पी इंटू एल टाइम्स, यहाँ पे पी इज लेस देन 1, मतलब कि पी इज लेस देन 1, बोलने का मतलब है कि पूरा का पूरा सिलेंडर नीचे वाले लिक्विड में नहीं डूबा, कुछ ऊपर वाले में डूबा है और कुछ नीचे वाले में। पी इज लेस देन 1, तो पी टाइम्स लेंथ डूब गई ये वाली डेंसर लिक्विड में, और एल माइनस पी टाइम्स एल जो बच गई वो आपकी लाइटर लिक्विड में डूब गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, weight of the cylinder should be equated to upthrust force applied on the cylinder by the two liquids, ठीक है। तो weight क्या होगा बच्चे, m इंटू जी के बराबर, तो ये वॉल्यूम है, ये डेंसिटी है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास आ जाएगा, d इज द डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर गिवन, तो d का ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम लेंथ इंटू एरिया, a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया a, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, तो ये आपका mg फोर्स आ गया लेफ्ट साइड में। दिस इज इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाइड बाय द टू लिक्विड्स, तो पहला वाला लिक्विड जिसमें रो एल पीएल टाइम्स लेंथ डूबी है, पी इंटू एल टाइम्स जिसमें लेंथ डूबी, यानी डेंसर लिक्विड, डेंसर लिक्विड की डेंसिटी रो इंटू ये वॉल्यूम ऑफ द डेंसर फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, पीएल इज द लेंथ इंटू एरिया, तो पीएल इंटू एरिया ये क्या होगा, ये वाला एरिया, ऐसा ये वाला वॉल्यूम, ठीक है। तो दिस इज द पीएल इंटू ए इंटू जी, तो रो इंटू जी इंटू वी, ये तो अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा डेंसर लिक्विड Yes.
फिर सिमिलरली डेंसिटी ऑफ लाइटर लिक्विड थी रो इंटू एल माइनस रो एल, एल माइनस पी एल, ये लेंथ 2b है, इंटू एरिया इंटू जी। एरिया दोनों साइड से कट जाएगा और बचेगा, लेंथ भी शायद कट जाएगा, एरिया और लेंथ कट गया और जी भी कट गया, तो खाली डी बचेगा। डी विल बी n इंटू पी इंटू रो प्लस रो इंटू 1 माइनस पी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो खाली आपको फोर्स बैलेंस करना है। अब एक काम करो, इसका भी स्क्रीनशॉट लो और एक एक चीज को यहाँ पे करना। बस फॉर्मूला राइट साइड में लिख देता हूँ मैं कि अपथ्रस्ट फोर्स का जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू रो जी वी, ये यूज करना है खाली। अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट इस वाले का। हाँ डाउट है तो पूछ लो, किसी को डाउट था एड्रेस किया, ले लिया? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आपको जेई के क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, फ्लूइड्स के हैं। ये तो नीट का था तो इसमें 1-2 क्वेश्चन ही थे इंपॉर्टेंट जो मैं लाया था आपके लिए, और जो अभी हमने नोट्स क्रिएट किए जो समझाया वो नोट्स में शेयर कर दूंगा, उसको पूरा रिवाइज कर लेना। जो फॉर्मूला लिखवाए किसी ने नहीं लिखे तो उनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है? Okay, और sir. जाओ डिनर कर लो अपना और अगली क्लास अटेंड करना। Bye, sir. ओके सर, गुड इवनिंग सर। Good evening, sir.